हेलो डियर फ्रेंड्स, आप में से कौन कौन कोरियन ड्रामा देखते हो मुझे कमेंट में बताना। और आप कौन सी ऐप से ड्रामा देखते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना और ड्रामा का नाम ज़रूर लिखना। ओके, तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड 271। अनीता पहुंची मुंबई यूनिवर्सिटी। अब तक आपने सुना कि सुमित्रा जी अनाहिता को 3 महीने का वक्त देती है और वहीं दूसरी तरफ अनीता किसी तरह हिमेश मल्होत्रा को मनाकर बाहर जाने के लिए तैयारी कर लेती है। अब आगे हिमेश मल्होत्रा के जाते ही अनीता ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और विनोद को कांटेक्ट किया। जल्दी ही कॉल कनेक्ट हो गया और विनोद ने तुरंत पूछा, अनीता कहाँ थी तुमने मुझे इतने दिनों से कांटेक्ट क्यों नहीं किया। विनोद को पता था कि हिमेश मल्होत्रा को अनीता पर डाउट हो गया है, इसलिए उसने अनीता को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और वह अनीता के फ़ोन करने का इंतज़ार करता रहा। और इसी बीच में 1 हफ्ता बीत गया था। उसकी बात सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ गए और उसने कंप्लेंट करते हुए कहा, विनोद, हिमेश मल्होत्रा ने मुझे बंद कर दिया था और वह मल्होत्रा ग्रुप को बेचने वाला है। क्या? फ़ोन पर बात करना इन सब के बारे में अनकन्वीनियंट होगा। मैंने उसे कह दिया है कि मुझे आज मैटरनिटी चेकअप के लिए अस्पताल जाना है। किसी तरह मैं बॉडीगार्ड्स को अपने आसपास से हटा दूंगा, उसके बाद अस्पताल के बैक डोर पर मिलते हैं। श्योर। कॉल कट करने के बाद अनीता बाथरूम में गई और तैयार होकर जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने बॉडीगार्ड्स को यह कहकर हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ औरतें जाती हैं, उनके साथ जाना थोड़ा अनकन्वीनियंट हो जाएगा। उसके बाद वह विनोद से मिलने गई। जैसे ही वह लोग मिले, विनोद में अनीता को टाइटली गले लगा लिया और पैशनेटली किस करने लगा। ऑब्वियसली दोनों को नहीं पता था कि उनके तरफ एक कैमरा एम है और कोई उनकी फोटो खींच रहा है। अचानक से कैमरा क्लिक होने की आवाज़ आई। कुछ गड़बड़ सोचकर अनीता ने आसपास उसे डायरेक्शन में देखा, लेकिन आसपास खड़ी गाड़ी के अलावा उसे और कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या हुआ? विनोद ने उसे इस तरह घूमते हुए देखकर पूछा। अनीता ने ना में सर हिलाया और बोली, नहीं कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा सा शक हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, चलो तुम्हारी गाड़ी में चलकर बात करते हैं। ओके। विनोद की गाड़ी नज़दीक में ही पार्क थी। जैसे कि वह गाड़ी के अंदर इंटर हुए, विनोद अनीता के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन अनीता ने उसे दूर कर दिया और अपनी बाहों में आपस में सिकुड़ते में बोली, मेरा अभी यह सब करने का कोई मूड नहीं है। जल्द से जल्द मुझे कोई सॉल्यूशन सोच कर बताओ। एक बार हिमेश मल्होत्रा कंपनी भेज दे तो मैं कभी भी उसे कंपनी को वापस नहीं ले पाऊंगी। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो दवाई तुमने मुझे दी थी वह एक्सपायर हो गई है। मुझे अब कोई प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे दूसरी दवाई दे दो। यह सुनकर विनोद ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मेरे पास और कोई दवाई नहीं बची है। तो फिर जाओ और जाकर मंचूरियनस से कुछ खरीद कर लेकर आओ। यह नकली बच्चा इकलौता तरीका है हिमेश मल्होत्रा को कंट्रोल में करने का। अगर हम लोग उसे कुछ शेयर्स निकलवा पाते हैं इस नकली बच्चों के तौर पर तो मुझे काफ़ी खुशी मिल जाएगी। एक गहरी सांस छोड़ते हुए विनोद बोला, मंचूरियनस से जितने भी डील होते थे उन सबको रोक दिया गया है और वहां से यहाँ आ भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि किसी ने उन दवाइयाँ के हार्डआउट पर रेड कर दी है। यह सब कैसे हुआ? अनीता के चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन। आगे थोड़ी देर सोचने के बाद वह फिर बोली, प्लस अगर ऐसी बात है तो उसे फिर मिसकैरेज का झूठा नाटक ही इकलौता उपाय बचा है। विनोद ने भी इस बारे में सोच और सजेशन दिया कि इस मिसकैरेज के चलते ही उससे शेयर लिया जा सकते हैं हिमेश मल्होत्रा से। इस फेक मिसकैरेज के बाद उसे डिवोर्स दिया जाएगा और फिर कोर्ट में केस करके उनके आधे प्रॉपर्टी ले लेंगे। मगर वह नहीं मानेगा। मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। जैसे एक लड़की अगर उसे सेड्यूस कर दे और उसके बाद तुम्हारा मिसकैरेज होगा जाएगा तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा उसके लिए मना करना का, और लॉस के हिसाब से कोर्ट ऑटोमेटिकली डाइवोर्स अप्रूव कर देगा और तुम लोग को डाइवोर्स मिलते ही उसके आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। यह सुनते ही अनीता की आंखों में चमक आ गई और उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है फिर तो ऐसा ही करते हैं। मुझे लेकर चलो एक जगह पर। कहाँ? मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग क्लासेस फाइनली खत्म हो गई थी और सब लोग ऑलमोस्ट बोर होकर सोने ही वाले। पूरे क्लास के दौरान शेखर और स्टूडेंट दोनों ही डिस्ट्रैक्टेड थे। इतनी मुश्किल लेसन की खत्म होने के बाद त्रिशा ने अनाहू का हाथ पकड़ा और बोली, यहाँ यूनिवर्सिटी के आगे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो वहाँ पर जाकर खाना खाते हैं, आज कैंटीन में नहीं जाएंगे। श्योर। अनीता जेटली मुस्कुराई मगर उसकी नज़र अभी भी फ़ोन पर थी। उसके फ़ोन में एक हाई डेफिनेशन फ़ोटो थी।
उन फोटोज में अनीता और विनोद एक दूसरे को गले लगाए और पैशनेटली किस करते हुए दिख रहे। अगर उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं होती तो किसी को भी लगता कि कोई यंग कपल है जो इतने प्यार में है। आफ्टर ऑल उस उम्र का ही प्यार इतना पैशनेट होता है। अनाहकता की नजरें अपने फोन पर देखकर त्रिशा ने पूछा, क्या तुम क्या देख रही हो माहिरा? अनाहिता ने सर हिलाया और फोन रखते हुए बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं, यह बस एक सरप्राइज है। ओह, त्रिशा को सरप्राइज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका पूरा अटेंशन इस वक्त नए रेस्टोरेंट में खाना खाने पड़ता। वह दोनों हाथ पकड़कर उसको यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे तभी किसी ने अनाहिता का नाम पीछे से लिया। अनाहिता! यह सुनकर अनाहू अपनी जगह पर रुक गई। यह आवाज अनीता जैसी क्यों लग रही है? जब अनाहिता ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अनीता अपनी तरफ बड़ी से मुस्कुराहट के साथ आई हुई दिखाई दी। वह सचमुच अनीता ही थी। अनीता को देखते ही अनाहिता ने जल्दी से कुछ मैसेज भेजे और अपनी आंखें छोटी करके अनीता को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। ट्रेडिशन आयुर्वेदिक मेडिसिन में सिर्फ ऑब्जर्व करने से भी बहुत कुछ नोटिस किया जा सकता था और अनाहिता ने जल्दी से नोटिस कर लिया अनीता के चेहरे पर थकावट के निशान जो वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। लगता है कि वह हाल फिलहाल में ठीक नहीं है। जैसे ही अनीता ने देखा कि अनाहिता उसे कैसे ऊपर से नीचे तक देख रही है तो वह थोड़ा पैनिकफुल करने लगी। अनाहिता की नज़र इतनी इंटेंसिव थी जैसे वह उसके आर पार देख सकती हो। अपने आप को शांत करते हुए अनीता अनाहिता के पास गई और उससे खुश होकर बोली, कितने वक्त हो गया अनाहिता तुमसे मिले हुए, कैसी हो तुम? अनीता ने काफी जनरल टोन में कहा जैसे वह कोई बहुत प्यारी माँ हो और अनाहिता जानती थी यह बस उसका नाटक है। वह अनीता के मन की बात लगभग समझ गई थी और उसका प्लान भी उसे लगभग समझ में आ गया था जैसा कि उसने सोचा था। अपनी दवाइयाँ की वजह से अनीता के कोई भी प्रेगनेंसी के साइंस दिखाई नहीं दे रहे होंगे और उसके अलावा रितेश और सारिका ने ऑलरेडी मंचुरियनस खत्म कर दिया, मेडिसिन के हाई डॉट को खत्म कर दिया है। इसलिए अनीता किसी भी कीमत पर एक झूठा मिसकैरेज का नाटक करना चाहती होगी और इस बार वह हमेशा की तरह इसमें अनाहिता को ही फंसाने का प्लान कर रही होगी। अनीता का प्लान काफी जेन्युइन था। अगर अनाहिता कोई मासूम और भोली लड़की होती तो वह अनीता के हाथों तो अब तक हजारों बार मर चुकी होती। अनीता की तरफ देखते हुए अनाहिता ने पूछा, तुम्हें क्या कर रही हो यहाँ? तभी आज मुझे सुबह से मिली बुरी फीलिंग आ रही थी। तुम? अनीता के चेहरे पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आ गए लेकिन यहाँ आने का मोटिव याद आते ही उसने नाखुश होकर मासूम एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, अनीता तुम अपनी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारी बातों से दूसरों को लगेगा कि हम दुश्मन हैं। अभी अभी सभी क्लासेस खत्म हुई थी और गेट पर बहुत सारे स्टूडेंट थे। अनाहिता ने उसे ट्रांसलेट वीडियो की वजह से बहुत अटेंशन अट्रैक्ट की थी और बहुत सारे स्टूडेंट से जानते थे, इसलिए उसे वहां को देखकर सब लोग उनकी बातें सुनाने लगे। अनीता की बात सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट जो अनाहिता को नहीं जानते थे वह लोग हैरान हो गए और बोलने लगे, अनाहिता जैसे अच्छी लड़की अपनी माँ के साथ इतना बुरी तरह क्यों बात कर रही है? यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? उनकी हैरानी को छोड़कर अनाहिता ने नीचे की तरफ देखा और गोल्डी हंसी और फिर अपनी नज़र उठाकर अनीता की आंखों में देखा और काफी इनडिफरेंट टोन में पूछा, मेरी माँ? क्या तुम मेरी माँ होना डिजर्व करती हो? अनीता पहले से ही जानती थी कि अनाहिता ऐसा ही कुछ बोलेगी, इसलिए उसने उदास एक्सप्रेशन बनाए और अपने ना बहने वाले आंसू साफ करते हुए रोते हुए बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे डैड से शादी की है और उनके इतने सालों तक ख्याल रखना है और जब तुम घर वापस आ गई तो मैंने कितनी एफर्ट्स डालें ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूं, लेकिन अब पता चला कि तुम इतना सारे एफर्ट्स के बाद भी मुझे अपनी माँ नहीं मानना चाहती। अनीता की बात सुनने के बाद उन्हें जो स्टूडेंट देख रहे थे वह अनाहिता को नापसंद करने लगे। ओह, तो वह अनाहिता की स्टेप मदर है, वह तो देखने में एक अच्छी इंसान लग रही है, अनाहिता उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहती? अगर उसे एक्सेप्ट नहीं भी करना है तो कम से कम बड़े होने के नाते थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, इस तरह बिहेव करना रूड है। उन सब की बातों पर अनाहिता कोई ध्यान नहीं दे रही थी, उसकी नज़र अभी भी कोल्ड थी अनीता की तरफ। मीनिंग खुली नज़रों से देखते हुए अनाहिता ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वेल तुम मेरी मासी हो और मेरी माँ के गुजर जाने के बाद तुमने मेरी माँ डैड का अच्छे से ख्याल रखा, यहाँ तक कि तुम उनके साथ बेड में शेयर करने लगी। मुझे तुम्हें थैंक यू कहना होगा कि तुमने उनकी ओल्ड एज में भी उनका पूरा ध्यान रखा। यह सुनते ही अनीता के एक्सप्रेशन जम गए और सब लोग उसे शॉक में देखने लगे। क्या बकवास है? तभी अनाहिता को अपनी सौतेली माँ पसंद नहीं है, वह अनीता की मासी थी और अब उसकी सौतेली माँ है।
यह काफी डिस्गस्टिंग बात है। मैंने सुना है कि अनाहिता को उसके परिवार से निकाल दिया गया है। क्या उसकी यह सौतेली माँ ही थी जिसे उसके डैड को भड़कर उसे घर से निकलवाया है? मैंने तो सोचा था कि यह सब मेलोड्रामा सिर्फ टीवी सीरियल्स में होते हैं, असली जिंदगी में नहीं। लेकिन बेचारी अनाहिता, अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मुझे अनाहिता के सामने हमने आने में भी डर लगता। यहाँ तक कि तो यह अपने आप को अनीता की माँ कह रही है। उसकी बेशर्मी की कोई हद ही नहीं है। सारे के सारे स्टूडेंट अनीता की बेइज्जती करने लगे। अनीता ने उम्मीद नहीं की थी कि अनाहिता की बात सुनते ही वह कितने सारे लोगों की दुश्मन बढ़ जाएगी। एक खतरनाक एक्सप्रेशन उसकी आंखों में दिखाई दिया और लेकिन फिर भी उसने मासूम एक्सप्रेशन बनाकर मना करते हुए कहा, अनाहिता तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारे डैड ने पहले मुझे शादी करने की बात की थी और उनकी वाइफ के मरने के बाद मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? तभी ठीक उसी वक्त तो भीड़ में से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी फैमिली अनाहिता की फैमिली के साथ काम करती थी। उस अडॉप्टेड बेटी के अंतिम संस्कार में मैंने सुना था कि उन्हें सिर्फ अडॉप्टेड नहीं थी बल्कि वह अनीता और अनाहिता के फादर की बेटी थी जो उनकी वाइफ के मरने से पहले पैदा हुई थी। कितनी बेशर्म लोग हैं! इतनी बेशर्मी इन लोगों में आती कहाँ से है? अगर मैं अनाहिता होती ना तो मैं इस औरत के चेहरे पर अभी के अभी एसिड फेंक दी थी। और अनाहिता तो फिर भी कितनी अच्छी है जो अपने आप को कंट्रोल करके बैठी हुई है। अनीता को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। अब जब वह अनाहिता को सबके सामने बेइज्जत नहीं कर सकती तो उसने स्ट्रेट पॉइंट पर आने का डिसाइड किया और इस सोच के साथ उसने अनाहिता का हाथ पकड़ लिया और अनीता ने उसे मनाते हुए कहा, मुझे यहाँ तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हें घर लेने आई हूँ। अब जब तुम बाहर अकेली हो तो मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता होती रहती है, तो मेरे साथ घर क्यों नहीं आती? अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अनाहिता का हाथ और फोर्सफुली पकड़ लिया। अगर और अनाहिता ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी गिर जाने की। विनोद ने पहले ही एक फेक ब्लड का बैग उसके कपड़ों में छुपा दिया था। गिरने के बाद वह मिसकैरेज होने के नाटक करेगी। प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, बस इंतजार था को अनाहिता से दूर धकेल। लेकिन अगले ही सेकंड अनाहिता ने दिन में अपना हाथ उठाया। अनीता तुरंत पीछे की तरफ जाने लगी और गिरने की तैयारी करने लगी, लेकिन वह जमीन गिरती उससे पहले ही अनाहिता पीछे होने लगी और परफेक्टली बैलेंस होने की वजह अचानक से वह पीछे हो गिर गई। अनीता ने जब अनाहिता को इस तरह जमीन पर गिरते हुए देखा तो वह हैरान हो गई। माहिरा, अनीता के इस तरह अचानक आ जाने से त्रिशा थोड़ा थोड़ा नर्वस हो गई थी, लेकिन अनाहिता को गिरते हुए देखकर उसने जल्दी से उठाने में मदद की और चिंता करते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो माहिरा? अनाहिता ने हाँ मैं सर हिलाया, लेकिन दर्द भरी एक्सप्रेशन के साथ अपनी पीठ सहलाने लगी, जिससे त्रिशा को गुस्सा आ गया और उसने अनीता को घुरकर देखा और अपनी हिम्मत इकट्ठा करके वह अनीता पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइन क्रॉस करने की? अगर तुमने अभी के अभी अनाहिता से माफी नहीं मांगी तो मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी। कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 272, अनीता की खराब हालत। अब तक आपने सुना कि अनीता विनोद से मिलती है और दवाई न मिलने पर वह मुंबई यूनिवर्सिटी पहुंचती है ताकि झूठा मिसकैरेज का नाटक करके और अनाहिता पर इल्जाम लगाया जा सके। अब आगे बाकी सारे स्टूडेंट ने यह देखा कि अनाहिता ने क्या किया। बस उन्होंने यह देखा कि अनीता की वजह से वह गिर गई। वहां पर बहुत सारे लड़के खड़े थे जिनका अनाहिता क्रश थी। अपनी क्रश को इस तरह परेशान होते हुए देखकर उन्होंने जल्दी से अनीता को घेर लिया है। तुम हमारी क्लासमेट को हमारी ही सामने यहाँ पर परेशान नहीं कर सकती? क्या तुम्हें लगता है कि हम उसे परेशान करने के बाद तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगे? अभी की अभी माफी मांगो वरना हम तुम्हें यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकलने देंगे। अभी गार्डों को बुलाओ, कोई हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को परेशान कर रहा है। पूरी जिंदगी एक लग्जरी लाइफ जीने की वजह से अनीता कभी इस तरह के सिचुएशन में नहीं फंसी थी। बेचैनी में उसने अपना हाथ वेव करते हुए मना करते हुए कहा, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वह अपने आप गिर गई। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, बल्कि यहाँ तक ही कुछ लोगों ने उस पर कचरा भी फेंकना शुरू कर दिए। गुस्से में उसने अनाहिता की तरफ घुरा जो भी मासूम एक्सप्रेशन बनकर खड़ी थी और वह चिल्लाई, बताओ इन्हें सच अनाहिता कि तुम जानबूझकर गिरी? मैंने तो फोर्स भी नहीं इस्तेमाल किया था, नाटक बंद करो। तुमने फोर्स नहीं इस्तेमाल किया था?
इतना कहने के बाद अनाहिता ने अपना हाथ उठाया जिससे अनीता ने पकड़ा हुआ था और सबको दिखाई। अनीता ने उसे बहुत ही टाइटली पड़ा हुआ था जिसकी वजह से उसके हाथ पर लाल निशान पड़ गए थे, जिसे देखकर अनीता का चेहरा पीला पड़ गया। सारे मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो वहां थे, जैसे ही उन्होंने अनाहिता के हाथ पर चोट के निशान देखे वह लोग अनीता के सामने आकर खड़े हो गए और सवाल करने लगे, तुम यह कैसे कह सकती हो कि तुमने फोर्स इस्तेमाल नहीं किया? तुम तो उसका हाथ तोड़ देती बुढ़िया कहीं की। तुम भले ही अपने घर पर नाटक कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यूनिवर्सिटी में आकर हमारे दोस्त को परेशान करने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसी तरह से जा पाओगी? घुटनों पर बैठे और माफी मांगो। मुझे लगता है कि हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए और उसे जेल भिजवा देना चाहिए। हम इसे बहुत आसानी से छोड़ रहे हैं, इसे कुछ थप्पड़ मारो ताकि इसे अपनी ही दवाई का सब स्वाद चखने को मिले। स्टूडेंट ने बोलते वक्त अनीता के हाथ पकड़ लिए थे और उसे पूरी तरह से हिलने से रोक दिया था। अनीता का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे परिवारों को बर्बाद कर दूंगी। सॉरी मगर मेरे परिवार वाले किसान हैं और उनकी जमीन गवर्नमेंट की है, इसलिए तुम हमें बैकरिप्ट नहीं कर सकती। मारो इसे जब तक इसका चेहरा खराब ना हो जाए। यह सुनकर अनीता तेजी से बोली, तुम लोग मुझे टच नहीं कर सकते, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर मेरा मिसकैरेज हुआ तो तुम सबको बर्बाद कर दूंगी मैं। उसके चिल्लाने के बावजूद भी अनीता कितना भी स्ट्रगल करे स्टूडेंट की ग्रुप से छूट नहीं पा रही थी। वह इस वक्त बहुत ही पैथेटिक और निकलेट लग रही थी। सामने का सीन देखकर अनाहिता ने अपनी कलाई ठीक की और उसकी आंखें ठंड हो गई। आप वही काटते हो जो उन्हें अपने बोया था। जब बाकी कुछ स्टूडेंट ने सुना कि अनीता प्रेग्नेंट है तो वह लोग हैरान हो गए और पीछे हट गए, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट ने इस बात को इग्नोर कर दिया और उसे मारने लगे। तभी अचानक अनीता के कपड़ों से एक रेड पैकेट गिर गया। यह क्या है? सीरियस होकर त्रिशा ने उसे उठा लिया, जिससे अनीता का चेहरा और खराब हो गया और वह चिल्लाई, उसे मुझे वापस दो। अनीता की तरफ देखते हुए अनाहिता ने वह पैकेट त्रिशा के हाथ से लिया और उसे हल्का सा हिलाया। उस पैकेट से लाल लिक्विड निकलने लगा तो ऑब्वियस हो गया कि वह क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे और उन्होंने पूछा, यह क्या है? यह कितना लाल है और वह उसके कपड़ों में से कहाँ से आया? अनाहिता ने शांति से कहा, वह ब्लड बैंक है। एक ब्लड बैंक? हाँ, में सर हिलाते हुए अनाहिता ने एक्सप्लेन किया, इसे फिल्म करू वाले लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम इसे जेटली इस तरह से सकविज करोगे तो खून निकलने लगता है। अनाहिता ने सबके सामने डेमोस्ट्रेटेड करके दिखाया। उसने जेटली ब्लड बैग को टैप किया जिससे उसे पैकेट में से तुरंत फट गया और चारों तरफ फ्लोर पर लाल खून बिखर गया। वह सचमुच का खून ही दिख रहा था और बहुत डरावना था। सब लोग वह देखकर शॉक हो गए। अपने चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन लिए अनीता डरी हुई थी। उसने सोचा नहीं था कि उसका वह फ्लोल से प्लान अनाहिता बर्बाद कर देगी। वह खत्म हो गई है और उसे क्या करना चाहिए? त्रिशा जो इन सब बातों में काफी मासूम थी, उसने यह सब देखकर कंफ्यूजन में पूछा, इसने यह सामान अपने साथ क्यों रखा हुआ है? क्या यह बात साफ नहीं है? अनाहिता ने कहा और अनीता की तरफ देखकर कहा, यह प्रेग्नेंट है और उसे पता है कि मैं कितना ऐसी नफरत करती हूँ, मगर फिर भी वह मुझसे मिलने आई और मुझसे झगड़ा करने की कोशिश की। अब जब वह यह चीज अपने साथ लेकर आई थी तो वह चाहती थी कि उसका एक झूठा मिसकैरेज हो और उसका सारा इल्जाम वह मेरे ऊपर लगा दे। नहीं नहीं, अनीता ने तुरंत मना करते हुए कहा, मेरे पास यह इसलिए नहीं था अनाहिता, तुम ही थी वह। तुमने इसे मेरे कपड़े में डाला होगा मुझे फंसाने के लिए। मैं कितने सारे एफर्ट लगाकर इतनी मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई हूँ। मेरे पास कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से मैं अपना खुद का मिसकैरेज करवाऊँ। यही तो एग्जैक्टली मेरा भी क्वेश्चन है, तुम्हें मिसकैरेज करवाना क्यों है? अनाहिता मिस्टीरियस तरीके मुस्कुराई। अनाहिता की स्माइल लेकर अनीता को अपने शरीर की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। क्या उसे कुछ पता चल गया है? इम्पॉसिबल, उसे कैसे पता चल सकता है? उसने तो उसे ऑलरेडी घर से निकाल दिया है। मुझे मिसकैरेज नहीं करवाना है, तुम मेरा मिसकैरेज करना चाहती हो। अनीता ने खुद को शांत किया और फिर से अनाहिता पर इल्जाम लगाया। तुम कितनी बेशर्म बुढ़िया हो। हमेशा शांत रहने वाली त्रिशा भी खुद को रोक नहीं पाई और वह अनीता पर चलाई। वह यह बात इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि जब अनीता अगर अनाहिता को अपने जाल में फंसा लेती और उसके ऊपर मिसकैरेज का एग्जाम लगा देती तो क्या होता।
इन सब की वजह से अगर अनाहिता को जेल हो जाती तो उसका फ्यूचर बर्बाद होता है। कितनी नफरत करती है वह औरत अनाहिता से जो उसने इतना खतरनाक पर प्लान बनाया। मुस्कुराते हुए अनाहिता ने अनीता की तरफ देखा और पूछा, मैं ऑलरेडी मल्होत्रा परिवार से निकल गई हूँ, इसलिए हम दोनों के बीच में एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम फिर भी मुझे बलि का बकरा क्यों बना रही हो? एग्जैक्टली प्लान क्या है तुम्हारा? उसकी काटते हुए अनीता बार बार यही कहने लगी कि वह ब्लड बैंक कहाँ से आया यह बात वह नहीं जानती, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट कोई बेवकूफ नहीं थे। सच सबके सामने था कि यह सब इस घटिया औरत की ही चाल है। मारो इसे, कोई चिल्लाया। बाकी सारे स्टूडेंट भी उसे ज्वाइन करने लगे। मारो उसे, इस मारो बुढ़िया को। किसी ने इस वक्त अनीता के ऊपर खाना फेंक दिया जो उसके पूरे चेहरे पर ग्रेवी गिरने लगी और वह काफी पैथेटिक और डिस्गस्टिंग लग रही थी, लेकिन किसी को भी उसे पर दया नहीं आ रही थी। उसके जैसे इंसान को पब्लिकली भी बेइज्जत होना ही चाहिए। ठीक उसी वक्त अनाहिता ने अनीता को पकड़कर सबको रोकते हुए कहा, स्टॉप इट गाइस, यह मेरे डैड के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है और मुझे यही उम्मीद है कि वह इस बच्चे को सेफली जन्म दे दे। यह सुनकर बाकी स्टूडेंट रुक नहीं पाए और वह बोले, अनाहिता तुम बहुत काइंड हो, यह तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रही थी मगर तुम्हें अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। अनाहिता तुम्हारे इस अच्छे दिल की वजह से ही यह औरत तुम्हारा फायदा उठाने के लिए यहाँ गई थी। यह सब सुनकर अनीता ने दांत पीस लिए। काइड, अनाहिता को यह शब्द सूट ही नहीं करता है। अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा होते हुए वह स्टूडेंट की पकड़ से निकल गई और अनाहिता की तरफ घुरकर चिल्लाते हुए बोली, अनाहिता तुम इस तरह मुझे फंसाने के बाद एक बहुत बुरी मत मरोगी। रियली? अनाहिता बस तुम इंतजार करो। अपने सर पे से खाने का पैकेट हटाते हुए अनाहिता ने तुरंत वहां से जाने का प्लान किया। रुको अनीता, अनाहिता ने उसका नाम लिया। यह सुनकर अनीता पीछे मोड़ी और उसने अनाहिता की तरफ घूरते हुए देखकर कहा, अब क्या है तुम्हें? क्या तुमने ऑलरेडी मुझे काफी परेशान नहीं कर लिया है? उसने कभी पहले इतना इम्प्रेस और हेल्पलेस फील नहीं किया था। वह सारे स्टूडेंट उसे एक घटिया चूहे की तरह बिहेव कर रहे थे जिससे सब कोई नफरत करता है। अनाहिता ने हंसते हुए कहा, तुम इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती। अब क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, अनाहिता ने अपने फोल्ड हाथ अलग किया और कहा, तुम यहाँ से वापस जाने के बाद मिसकैरेज का झूठा नाटक करके मुझे फंसाओ ना, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाने वाली हूँ चेकअप के लिए, और जब वह पूरी तरह से डॉक्टर गारंटी दे देंगे कि तुम्हारा बच्चा ठीक है तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। इतना कहकर अनाहिता ने एक रिलैक्स स्माइल के साथ अनीता को देखा जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे बहुत डर लग रहा था। क्या अनाहिता को कुछ सचमुच कुछ पता चल चुका है? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अपने डर को काबू करते हुए अनीता ने मना किया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। हर कोई तुम्हारी तरह घटिया नहीं होता है। मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं श्योर नहीं हूं कि तुम में से कौन घटिया है। मुझे बस इतना पता है कि बात तुम फंहारे मुझे सने से अच्छा है कि मैं अभी प्रिकॉशन ले लूं। त्रिशा ने हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ, हम इसे अभी अभी हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाना होगा जिससे यह पक्का कंफर्म हो जाए कि वह बिल्कुल ठीक है, ताकि वह तुम्हें और किसी चीज के लिए फंसा ना पाए। उसकी बात सुनकर बाकी सारे स्टूडेंट भी एग्री करने लगे। यह अच्छा प्लान है। सब लोगों उस औरत को उसे भाग में मत दो वरना वह फिर से अनाहिता पर इल्जाम लगाएगी। हाँ, उसे पकड़ लो, हमने अभी अभी उसे पकड़ा हुआ था इसलिए वह हमें भी अनाहिता के साथ साथ फंसा देगी। इतना कहकर सब लोगों ने अनीता को ब्लॉक कर लिया। यह सब वह लोग सिर्फ अनाहिता के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी कर रहे थे। वह लोग बहुत ही डिटरमिनेंट है। स्टूडेंट से गिरे हुए अनीता बिल्कुल भी भाग नहीं पा रही थी। अपने लिप्स बाइट करते हुए वह हेल्पलेसली चिल्लाई, विनोद मुझे बचाओ। विनोद जो साइड में मुझे छिपा हुआ था वह कब से सामने आना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वह अनीता का प्लान बर्बाद कर देगा, इसलिए वह काफी वक्त से छुपा हुआ था। अनीता की मदद की आवाज सुनकर वह तुरंत आगे आया बिना हिचकिचाए और चिल्लाने लगा, हटो सब लोग हटो। विनोद बहुत ही जिम जाता था और एक पुराना आर्मी ऑफिसर था जिसकी वजह से वह काफी ताकतवर था। कोई भी उससे झगड़ा नहीं कर सकता था। भीड़ में जैसे ही वह आया बहुत सारे स्टूडेंट साइड हट गए। उसने अनीता को खड़ा किया और बाकी सबको की तरफ देखकर घूरते हुए कहा, क्या तुम लोगों को कानून की कोई खबर नहीं है? तुम लोगों ने अभी अभी जो किया उसके लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। हटो यहाँ से।
विनोद के चेहरे पर एक लंबा सा कट का निशान था, जिसकी वजह से वह और भी डरावना लग रहा था। सारे स्टूडेंट उसे देखकर डर गए, लेकिन अनाहिता ने कदम आगे आकर अनीता की नज़रों से मिलते हुए शांति से कहा, बहुत वक्त हो गया विनोद। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनकर विनोद ने अपना सर उठाए तो उसे अनाहिता की शार्प नज़रिया अपने ऊपर महसूस हुई। उसने अनाहिता को कभी इतनी नज़दीक से नहीं देखा था, लेकिन जब वह अनाहिता की तरफ देख रहा था तो उसे रियलाइज हुआ कि उसका एक बहुत ही खतरनाक ऑरा है। वह इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि अगर वह अपनी ऑरा से ही इतनी डरावनी है तो असली जिंदगी में कितनी हो सकती है। अपने दांत पीसते हुए विनोद बोला, अनीता तुम्हारी माँ है, तुम उसके साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो? क्या तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है? इतनी कम उम्र में तो इतनी खतरनाक कैसे हो सकती हो? ना सिर्फ तुमने अपनी बहन को मार डाला, बल्कि तुम अपनी माँ को भी हार्म करना चाहती हो। यह सुनते ही अनाहिता के भौहे में आपस में सिकुड़ गई और उसकी आंखें और ठंड हो गई। यह घटिया इंसान फिर से इस औरत को उसकी माँ कह रहा, अब यह कैसे उसकी माँ कह सकता है? मैं एक बात बताना चाहूंगी, अनाहिता ने अपना चिन उठाते हुए पूछा, तुम मेरी आंटी के साथ इतनी अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग कलीग्स हो? हैरान विनोद नामे सर हिलाते हुए कहा, कोई भी अनजान इंसान भी इस तरह किसी इंसान के साथ बेइज्जत होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे इसी वक्त यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, देखते हैं तुम्हें कितनी हिम्मत है कि तुम मुझे रोक सको। इतना कहकर उसने अनीता को पकड़ा और वहां से जाने ही वाला था, तभी अचानक से कोई लंबा इंसान उसके सामने आ गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट थोड़ा लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 273, रुद्राक्ष को बहुत जलन होती है। अब तक आपने सुना कि अनाहिता के ऊपर अनीता अपनी मिसकैरेज का इल्जाम लगाना चाहती है, लेकिन अनाहिता उसका प्लेन फेल कर देती है। तभी उसे बचाने के लिए वहां पर विनोद आ जाता है। अब आगे यह मिस्टर सिंघानिया है, किसी ने अचानक से लाउडली कहा तो सब लोग उसे डायरेक्शन में देखने लगे। इस वक्त सूरज की रोशनी को उसके ऊपर चमक रही थी और वह इस वक्त बहुत ही डॉलर डैशिंग लग रहा था। उसका कोल्ड ऑरा चारों तरफ फैल रहा था, जिसकी वजह से सब लोग उसे देख पा रहे थे। वह इस धरती पर एग्जिस्ट करने वाले परफेक्ट इंसानों में से था। उसके पास लुक्स था, फैमिली बैकग्राउंड था और वह टोटली कैपेबल था। वह इतना परफेक्ट था कि सबको इसकी कंपैरिजन में फीका महसूस होता था। वहां पर खड़ी लड़कियां रुद्राक्ष से अपने अपने बॉयफ्रेंड को कंपेयर करने लगी और उसकी तरफ इंटेंस नज़रों से देखने लगी। वह सब लोग उसे आदमी को एडमायर करते थे जो हैंडसम एक्सपेक्टेशन था। लेकिन वही जब अनीता और विनोद ने रुद्राक्ष और उसके बॉडीगार्ड को देखा तो वह लोग डर के मारे हल्के से कांपने लगे। रुद्राक्ष यहाँ क्या कर रहा है? अब तक अनीता को यह नहीं पता था कि अनाहिता ने ऑलरेडी उन दोनों को यहाँ देखते ही सबसे पहले रुद्राक्ष को ही मैसेज किया था। इस वक्त यूनिवर्सिटी के गेट पर बहुत सारे लोग थे, इसलिए वह उनके साथ कुछ नहीं कर सकती थी और ना ही अपने आदमियों को बुला सकती थी, इसलिए उसके पास रुद्राक्ष की हेल्प लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रुद्राक्ष ने विनोद और अनीता को अजीब नज़रों से देखा, जैसे वह लोग का कोई कचरे का ढेर हो। उन्हें बिना एक नज़र देखे वह आगे गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया और रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए उसने अपने ड्राइवर से कहकर सारे रेड लाइट को तोड़ते हुए यहाँ आने के लिए कहा था। अनाहिता ने झूठा गुस्सा होने का नाटक किया और बोली, अगर थोड़ा देर और लेट आते ना तुम तो डिनर का वक्त हो जाता। यह सुनकर रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, मैंने लंच टाइम तक यहाँ आना मुमकिन कर दिखाया। उन दोनों को इंटरेक्शन को देखकर त्रिशा को ऐसा लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि उन दोनों के एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग है, लेकिन वह एग्जैक्टली क्या है वह यह नहीं बता पा रही थी। अनाहिता ने देखा कि रुद्राक्ष ने उसे खुद चढ़ना शुरू कर दिया तो वह सीरियस होकर बोली, वह मेरे साथ हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर रही है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलकर मदद करनी होगी। रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और फिर उसने विनोद और अनीता को देखा। उनकी तरफ देखते हुए उसकी आंखों का प्यार बिल्कुल गायब हो गया और उसकी आंखें ठंड हो गई। अनीता इतना डर गई कि उसके पैर कांपने लगे। सब लोग बता सकते थे कि अनाहिता रुद्राक्ष के और भी करीब है। अनीता के कंपैरिजन में विनोद काफी शांत था। नर्वसनेस में उसने सलाइवा घटते हुए उसने कहा, मिस्टर सिंघानिया, हम आपको ऑफेंड नहीं करना चाहते, बस बात इतनी है कि आपकी दोस्त लाइन क्रॉस कर दी है। हमें बस इस जगह से जाना है, इसलिए प्लीज हमें जाने दीजिए। यह सुनकर रुद्राक्ष ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या तुम्हें यहाँ से जाना है?
विनोद ने हमें सर हिलाया और कहा हमें यहाँ से जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए और ना ही हम किसी और को प्रोवोट करना चाहते हैं। ऐसा है, रुद्राक्ष ने हमें सर हिलाया हुए कहा तुम जा सकते हो, लेकिन तुम पहले अपनी दोस्त को लेकर अस्पताल और चेकअप के लिए, जिसकी वजह से यह औरत मेरी डार्लिंग को बाद में फंसा ना सके। जैसे ही अनाहिता ने रुद्राक्ष के मुंह से अपने लिए डार्लिंग सुना, उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, क्या इस आदमी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती जो यह सब बोल रहा है? रुद्राक्ष की बात सुनकर विनोद के जबड़े आपस में कस गए और उसने इंसिस्ट करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, मिसेज मल्होत्रा पूरी तरह से ठीक है। अगर कुछ भी होता है तो हम आपकी दोस्त अनाहिता को बिल्कुल ब्लेम नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आई एम सॉरी, मगर तुम्हारी बातें और तुम्हारी गारंटी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। रुद्राक्ष को और कोई टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं था, इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया, इन्हें लेकर जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना। अनीता ने विनोद की स्लीव्स पकड़ ली अपनी पूरी ताकत लगाकर। विनोद अनीता को बचाना चाहता था, मगर उन बड़े बड़े और ताकतवर बॉडीगार्ड वहां पर पहुंचे और उन्होंने उसे पकड़ लिया। वह उनके इस तरह पकड़ने से काफी कमजोर और औकात महसूस कर रहा था। विनोद के एक्सप्रेशन खराब हो गए थे और वह पूरी ताकत लगाकर उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी वक्त एक बॉडीगार्ड ने धीरे से उसके गर्दन पर एक जगह वार किया, जिसे होते ही विनोद तुरंत बेहोश हो गया। वह वार बहुत ही धीमा था, लेकिन उसे बेहोश करने के लिए काफी था। अगर विनोद पुलिस में रुद्राक्ष के खिलाफ कंप्लेंट करना भी चाहे तो डॉक्टर को उसके शरीर पर कोई इंजरी के निशान नहीं मिलेंगे जिससे वह रुद्राक्ष को फंसा सके। उसे बेहोश होता देखकर अनीता चिल्लाते हुए बोली, विनोद, विनोद मुझे जाने दो, क्या तुम सबको लगता है कि तुम लोग मुझे इस तरह पकड़ सकते हो? उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रुद्राक्ष ने अपने कान रब करते हुए कंप्लेंट किया, इस औरत की आवाज़ बहुत तेज है। बॉडीगार्ड तुरंत उसकी बातों का मतलब समझ गए और उन्होंने फिर से वही अनीता के साथ भी किया जो उन्होंने विनोद के साथ किया था, और अनीता की गर्दन पर वार होते हैं वह तुरंत बेहोश हो गई। इसे भी दूर लेकर जाओ। रुद्राक्ष ने अपना हाथ वेव किया तो बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ा और दोनों को तुरंत दूसरी गाड़ी में डाल दिया। हेलो एवरीवन, रुद्राक्ष ने मुड़कर भीड़ को ग्रिट किया और फिर एक बार के लिए वहां की भी को देखकर वह रुक गया और फिर उसने आगे कहा, आज अनाहिता के लिए खड़े होने के लिए थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने उसकी मदद की, उसके लिए मेरे पास आप लोगों के लिए गिफ्ट है, प्लीज आप मेरे असिस्टेंट से ले लीजिए। सुमित जो कब से रुद्राक्ष के साथ ही खड़ा था, उसने अपना हाथ उठाकर इन्फॉर्म किया, प्लीज मेरे साथ लिए और अपने अपने गिफ्ट ले लीजिए। वह एक वाउचर है सिंघानिया ग्रुप की तरफ से जिसकी कीमत 1 लाख रुपए की है और आप सिंघानिया ग्रुप के अंदर आने वाले किसी भी मॉल में जाकर उसे शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे ही सुमित ने अपनी बात खत्म की, सैर के सारे स्टूडेंट एक्साइटेड होकर उसकी तरफ जाने लगे। वह उन्हें अनाहिता के लिए खड़े होने के लिए 1 लाख का गिफ्ट वाउचर मिल रहा है। कितने लकी है वह लोग। जब वह भीड़ वाउचर ले रही थी तो त्रिशा दूर से उन्हें देख रही थी। वह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली थी। वह अनाहिता के पास गई और उसने धीरे से उसके कान में कहा, माहिरा, क्या तुम और मिस्टर सिंघानिया एक साथ हो? अनाहिता उसके सवाल का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष वहां आया और उसने पॉलिटली कहा, क्या तुम अनाहिता की दोस्त हो? जब त्रिशा को रियलाइज हुआ कि रुद्राक्ष उससे बात कर रहा है तो वह अपनी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से अपनी जगह पर जम गई और उसने नर्वसनेस में अपना सलाइवा घटकते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ मैं हूँ। उसने फिर जब हिम्मत से अपना सर उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा तो वह एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन त्रिशा को उसकी मुस्कुराहट से डर लग रहा था क्योंकि उसकी चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी मगर उसकी आंखों में एक वार्निंग थी। क्या मैंने गलत देखा है? वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैं अनाहिता की दुश्मन नहीं हूँ। त्रिशा काफी डरी हुई थी। ऐसी कंडीशन की वजह से वह पीछे खिसकते हुए अनाहिता के पीछे छूट गई क्योंकि वह रुद्राक्ष की नजरों से डर रही थी। उसकी इस तरह के रिएक्शन से रुद्राक्ष को और गुस्सा आ गए और वह और अजीब तरीके से उसे देखने लगा क्योंकि त्रिशा ने इस वक्त अनाहिता को पीछे से पड़ा हुआ था। उसने कभी अनाहिता को इस तरह पीछे से गले नहीं लगाया तो वो कैसे कर सकती है? तुम त्रिशा हो राइट? उसने कोल्डली पूछा। कॉलेज में माहिरा का ख्याल रखने के लिए थैंक यू, हम किसी दिन एक साथ खाना खा सकते हैं। डरी हुई त्रिशा एक भी शब्द बोल नहीं पा रही थी। उसने अनाहिता की तरफ मदद के लिए देखा। अनाहिता ने त्रिशा का हाथ पकड़ा और रुद्राक्ष बोली, इसे डराओ मत, वह तुमसे डर रही है। मैंने उसे कैसे डराया? रुद्राक्ष ने कंधा उचकाते हुए कहा, मैं तो बस उसे लंच पर ले जाना चाहता था क्योंकि वह तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है।
वह इसे अजनबियों से बात करने की आदत नहीं है। अनाहिता ने इतना कहकर 1 सेकंड के लिए रुकी और फिर आगे बोली, अनीता जल्दी ही उठने वाली होगी, वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और तुरंत अस्पताल चलते हैं। ऑल राइट। रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया अनाहिता का हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन अनाहिता ने उसे इग्नोर किया और पीछे मुड़कर त्रिशा से बोली, आई एम सॉरी त्रिशा, यह मैटर बहुत अर्जेंट है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट नहीं चल सकती, तुम अकेले चली जाओ। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, त्रिशा ने जल्दी से ने में सर हिलाते हुए कहा, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। अगर तुम यहाँ और ज्यादा देर तक रही तो यह आदमी और इरिटेट हो जाएगा। त्रिशा ने आखिरी वाली लाइन अपने मन ही मन कही। ठीक है फिर तो मैं जा रही हूँ, बाय। अनाहिता बाय कहने के लिए अपना हाथ ऊपर किया, लेकिन रुद्राक्ष ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगा। वह लोग गाड़ी में बैठ गए तो अनाहिता ने उसे इम्पेशेंट होकर सवाल पूछा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? रुद्राक्ष ने उसकी तरफ एक नज़र देखा और शांति से जवाब दिया, तुमने ही कहा था कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन 1 सेकंड तो रुक ही सकते थे, मैं उसे बाय कर लेती है। उसके बाद रुद्राक्ष ने उसके बाद का कोई जवाब नहीं दिया। अचानक अनाहिता को रुद्राक्ष को कुछ हरकतें से कुछ समझ में आया और उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रुद्राक्ष की तरफ देते हुए पूछा है, तब तुम मुझसे यह मत कहना कि तुम्हें त्रिशा जलन हो रही थी। उसका सवाल सुनकर रुद्राक्ष से तुरंत हड़बड़ा गया और वह पूरी तरह से कुछ सेकंड में ही शांत हो गया, लेकिन उसके कान शर्म की वजह से लाल हो गए। जब रुद्राक्ष का यह रिएक्शन अनाहिता ने देखा तो उसका शक कंफर्म हो गया और उसने कहा, लेकिन वह लड़की है ब्रो। व्हाट? क्या मैं सिर्फ उससे इसलिए जेलस नहीं हो सकता क्योंकि वह एक लड़की है? ऐसा तो कोई कानून नहीं है। रुद्राक्ष की इस अनरीजनेबल कारण ने अनाहिता कुछ डिलीट कर दिया और वह श्योर हो गई कि अगर जेलेसी वाला कंपटीशन किया जाए तो रुद्राक्ष को उसमें किंग वाली पोजीशन जरूर मिलेगी। और तभी रुद्राक्ष ने चुपके तोड़ते हुए फिर से कहा, और वैसे भी तुम मुझे ब्रो मत बोलो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। यह बात सुनकर अनाहिता फिर से स्पीचलेस हो गई। जल्दी ही वह लोग रायचंद प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे अनाहिता गाड़ी से नीचे उतरी उसे सामने दिव्या दिख गई, जो अभी अभी लॉन्च खत्म करके अपने काम पर वापस जा रही थी। इस वक्त रुद्राक्ष दूसरी गाड़ी के पास गया था बॉडीगार्ड के साथ अनीता और विनोद को अस्पताल के अंदर ले जाते होने के लिए, इसलिए अनाहिता अकेली थी। अनाहिता को देखते ही दिव्या की स्माइल तुरंत गायब हो गई। जो नर्स उसके साथ थी, खाना खाते वक्त उसने उन दोनों की तरफ मुड़कर कहा, तुम लोग आगे जाओ, मैं बाद में आता हूँ। इतना खत्म करने के बाद वह डायरेक्ट अनाहिता की तरफ पहुंची। उसे लगा कि अनाहिता बीमार है, इसलिए उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मिस राठौर आप तो एक मिरेकल डॉक्टर है ना, आपको हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत है? तभी अनाहिता ने अपनी भौहों आपस में सिकुड़ ली और उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, डॉक्टर दिव्या, तो आपके अंदर मंचूरियन से ड्रग्स लेकर आने और उनके ऊपर रिसर्च करने की इल्लीगल काम की आदत कब लग गई? उसकी बात सुनकर दिव्या हैरान हो गई, लेकिन उसने जल्दी से ही खुद को ठीक करके इन डिफरेंट टोन में कहा, बाय द वे आज मैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की हेड हूँ और अनफॉर्चुनेटली आपको घंटे इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आज बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं तुम्हें एग्जामिनेशन नहीं दे सकती। पहले दिव्या के इंटेंशंस बिल्कुल साफ थे, वह अनाहिता के लिए चीज मुश्किल करना चाहती थी, लेकिन हैरानी उसे तब हुई जब अनाहिता को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह अभी भी स्माइल कर रही थी। लगता है दिव्या भूल गई कि यह हॉस्पिटल किसका है। उसने चिढ़ाते हुए मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि यह दोपहर की आउटपेशेंट डिपार्टमेंट का टाइम है। डॉक्टर दिव्या, क्या आप अंदर नहीं जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। मुझे तुम्हारी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चिड़ी हुई दिव्या ने दांत पीसते हुए वह कहा, अगर तुमने वह रिकॉर्डिंग किसी को देने की कोशिश की है, पुलिस को दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर यह मामला फैला तो तुम्हारी रिपीटेशन भी खराब होगी, और अगर रुद्राक्ष ने तुम्हें इन सब के बाद एक्सेप्ट कर भी लिया है तो मिसेस सिंघानिया कभी तुम्हें अपने घर में कदम नहीं रखने देंगी। अनाहिता ने पूछा, क्या तुम्हारा हो गया? अनाहिता, इस तरह नाटक करने की जरूरत नहीं है। दिव्या के एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गए और उसने गुस्से में कहा, फिर वहां से चली गई। इत्तेफाक से रुद्राक्ष ने जब वह बॉडीगार्ड के हाथों अनीता और विनोद को अंदर भेज दिया तो वह वापस आया। अनाहिता को दिव्या की कोई बात से फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सुमित्रा जी का नाम सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब फील हुआ। रुद्राक्ष जब वहां आया तो उसने अनाहिता की इनसिक्योरिटी महसूस कर ली और अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए बोला, क्या कुछ हुआ है? अनाहिता ने सर हिलाया। उसे दिव्या के बारे में कोई बात नहीं करनी थी। उसने एक्सप्लेन किया, नहीं, मैं बस अभी अभी एक एरोगेंट और घटिया इंसान से मिल गई थी, चलो अंदर चलते हैं।
क्या उनको होश आ गया है? नहीं, अभी नहीं, चलो। मुंबई यूनिवर्सिटी से रायचंद हॉस्पिटल के बीच में ही अनाहिता ने अपनी हैकिंग स्किल का मदद लेकर एक अननोन नंबर से हिमेश मल्होत्रा को मैसेज कर दिया था। जब अनाहिता सोच रही थी कि थोड़ी देर में यहाँ कौन सा तमाशा शुरू होने वाला है, तो उसकी स्माइल कम ही नहीं हो रही थी। और वहीं दूसरी तरफ आउट टू पेशेंट डिपार्टमेंट में ज्यादा पेशेंट नहीं थे, क्योंकि आज मंडे था, इसलिए दिव्या ही इकलौती डॉक्टर थी और पेशेंट डिपार्टमेंट में टिपिकली वह बहुत सारे पेशेंट के साथ कंसल्टेशन कर रही थी। लेकिन आज वह पेशेंट को और भी अच्छे से अटेंड कर रही थी और उनमें काफी ज्यादा वक्त लग रही थी, जिससे एक ही पेशेंट को आधा घंटा वक्त लग रहा था। जब वह पेशेंट इतना देर इंतजार नहीं कर पाए तो नर्स को बार बार परेशान करने लगे, जिसकी वजह से नर्स को आखिर में दिव्या के पास जाकर बोलना पड़ा, मैम प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए, बाहर के पेशेंट इंतजार नहीं कर रहे हैं। यह सुनते ही दिव्या के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। यह बहुत अच्छी बात है, वह अनाहिता को बहुत परेशान करना चाहती थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 274, अनीता और विनोद का सच आया सामने। अब तक आपने सुना कि विनोद और अनीता निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां रुद्राक्ष पहुंच जाता है और फिर वह उन्हें बेहोश करके अपनी बॉडीगार्ड के साथ रायसेन प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। अब आगे। दिव्या के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, वह अनाहिता को बहुत परेशान करना चाहती थी। वही जब नर्स ने दिव्या के वह खतरनाक स्माइल देखी तो वह कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा, डॉक्टर दिव्या क्या आप ठीक है? वह इरिटेटेड पेशेंट की बात सुनकर इस तरह की मुस्कुरा रही है। उसकी बात सुनते ही तुरंत दिव्या अपने होश में वापस आई और उसने सख्त एक्सप्रेशन बनाकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आखिरी 2 पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल थे, इसलिए उन्हें ज्यादा वक्त लगा। चिंता मत करो, मैं जल्दी काम करने की कोशिश करूंगी, तीसरे पेशेंट को अंदर भेजो। तब जाकर नर्स पीछे मुड़ी और फिर अपना काम करने लगी। दिव्या ने थर्ड पेशेंट का इलाज कर दिया, उसके बाद वह एक्सक्यूज कहकर रेस्टरूम की तरफ चली गई। ऑफ कोर्स यह झूठा बहाना था, इनफैक्ट वह अनाहिता को ढूंढ रही थी, वह उसके चेहरे पर चिढ़ने वाले एक्सप्रेशन देखना चाहती थी। वह इंतजार नहीं कर सकती थी अनाहिता को गुस्से में देखने का, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब वह बाहर आकर अच्छे से देखने के बाद भी उस पेशेंट में कहीं भी अनाहिता नहीं दिखी। क्या वह रेस्टरूम गई है या फिर उसने अपना अपॉइंटमेंट की डेट चेंज कर लिए रिलायंस करके कि मैं उसे परेशान करने का प्लान किया है? दिव्या को अनाहिता नहीं मिली तो उसने अपने होंठ दबाए और डिसअपॉइंटमेंट में रेस्टोरेंट में चली गई। जब वह रेस्ट रूम के अंदर गई तभी उसने 2 नर्स के बीच की बात सुनी। क्या तुमने देखा? हाँ, वह कितनी हैंडसम है। ऑफ कोर्स वह है, कोई फिल्म सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंस को भी मिस्टर सिंघानिया से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वह कितनी खूबसूरत है, उसी ने ही तो हमारे हॉस्पिटल को 10 रोबोटिक फेस मेकर डोनेट किए थे। यह सुनते ही दिव्या अपनी जगह पर जम गई और उसका हाथ जो रेस्टोरेंट के दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा था, वह रुक गया। अनाहिता, क्या वह अभी तक यहाँ से गई नहीं है? तभी एक नर्स ने आगे आकर कहा, मिस राठौर कितनी परफेक्ट लगती है, वह खूबसूरत है, रिच है, काइंड है। मैंने कभी भी डॉक्टर शर्मा को पर्सनली किसी को अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाते हुए ही देखा। उनके स्टेटस के हिसाब से यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह आउटपेशेंट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लोगों की तरह इंतजार करने के लिए नहीं गई। मिस्टर सिंघानिया आसानी से डॉक्टर शर्मा को एक कॉल से अपॉइंटमेंट ले सकते थे ताकि वह उनका पर्सनली इलाज करें। बातें करते हुए ही वह दोनों नर्स वहां से निकल गई और उनकी आवाज से बंद हो गई। तब जाकर दिव्या क्यूबिकल से उसे सख्त एक्सप्रेशन के साथ बाहर आई। उसने मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखा, उसके अंदर अभी के अभी उसे टुकड़ों में तोड़ने की इच्छा हो रही थी। उसने कितने सारे एफर्ट किए अनाहिता के जुड़े हुए चेहरे को देखने के लिए, वह कोई काम के नहीं थे। हाँ, उसने रुद्राक्ष में मदद ली डायरेक्ट डॉक्टर शर्मा को कांटेक्ट करने के लिए, इसीलिए वह आउटपेशेंट डिपार्टमेंट में नहीं है। कितनी बुरी बात है, वह सचमुच उसका परेशान चेहरा देखना चाहती थी। दिव्या को याद आया कि उसने किसी ने किया सारी बातें अनाहिता से बोली थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी बातें उसी के चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़ रही है। फ्रस्ट्रेशन में दिव्या ने चिल्लाया और तेजी से अपने दोनों हाथ बेसिन पर पटके और जो पेशेंट अंदर आ रहे थे वह बहुत डर गए। वही पेशेंट को नोटिस करके दिव्या ने तुरंत अपने आप को ठीक किया और रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बाद अनीता के रिजल्ट जल्दी ही सामने आ गए। एक डॉक्टर बाहर आया और उसने जल्दी से डॉक्टर शर्मा को देखकर रिपोर्ट किया, सर हमने आपका इंस्ट्रक्शन के हिसाब से टेस्ट दिए हैं और कंफर्म हो गया है कि प्रेग्नेंट नहीं है।
डॉक्टर शर्मा ने वह एनालाइज रिपोर्ट अनाहिता को दी और डॉक्टर के एक्सप्लेन को सुनने लगा। उस रिपोर्ट को पढ़ाते हुए अनाहिता के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। उसने रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर कहा, सब कुछ तैयार है, अभी हमें छुप जाना चाहिए। हिमेश मल्होत्रा थोड़ी देर में यहाँ पहुँचता ही होगा। रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और उसकी नज़रें अनाहिता पर ही बनी हुई थी। वह जो करना चाहती थी वह उसे करने दे रहा था। ठीक उसी वक्त एक बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आया और उसने रिपोर्ट किया, सर वह आदमी आ गया है। ऑल राइट, चलो चलते हैं। और रुद्राक्ष ने डॉक्टर शर्मा की तरफ मुड़कर देखा और पुरानी आईडी रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आप हमें सर्विलांस कंट्रोल में रूम में ले चलिए। डॉक्टर, नो प्रॉब्लम, चलिए आप लोग, डॉक्टर शर्मा ने कहा और अपने साथ साथ उन लोगों को लेकर जाने लगे। एक्चुअली उन लोगों के यहाँ आने से पहले ही संभव ने उन्हें फ़ोन करके सारी इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे और इसीलिए यहाँ के सारे लोग संभव की बात की वजह से अनाहिता और रुद्राक्ष को बहुत ही मदद कर दे रहे थे और उसके अलावा उन दोनों का स्टेटस भी उनकी नज़र में काफ़ी हाई था। अनाहिता और बाकी सब सारे लोग एक एक करके कंट्रोल रूम में पहुँच गए। वहीं दूसरी तरफ विनोद और अनीता जी ने अल्ट्रासाउंड रूम में अकेला छोड़ दिया गया था। वह उन दोनों को धीरे धीरे होश में आने लगा। जैसे ही अनीता ने अपनी आंखें खोल ली उसने अपने पेट पर ठंडक महसूस की। हैरानी से उठकर बैठ गई और अपने आसपास नज़र घुमाने लगी। भले ही रूम की लाइट धीमी थी और आसपास कोई नहीं था, मगर वह बता सकती थी कि वह एक अल्ट्रासाउंड रूम है। वह यहाँ क्या कर रही है? बेचैनी में अनीता के माथे से ठंडा पसीना बहाने लगा। उसने अपना पेट चेक किया, तब जाकर उसे अपने पेट पर अल्ट्रासाउंड करने से पहले जो जेल लगाया जाता है वह मिला। विनोद को भी होश आ गया था। उसने भी जल्दी सोते हुए अनीता से पूछा, कहाँ है हम? अल्ट्रासोनोग्राफी रूम में है, इतना कहकर अनीता और रोने लगी। उसे समझ आ गया था कि उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी की गई है और उसका सच एक्सपोज हो गया है। रोते हुए उसने कहा, उसे खतरनाक और चालाक लड़की ने पक्का हिमेश मल्होत्रा को इस बारे में बता दिया होगा। मैं खत्म हो गई, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। विनोद ने अपनी गर्दन को सहलाते हुए अनीता के पास आया और उसे शांत करने लगा। अनुरो मत, हिमेश मल्होत्रा उसकी बातों से ज्यादा तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगा। क्या यह हॉस्पिटल संभव के अंदर नहीं आता है? तुम यह कह सकती हो कि संभव और अनाहिता दोस्त है, इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर फेक रिपोर्ट तैयार की है। क्या तुम्हें लगता है कि हिमेश मल्होत्रा बेवकूफ़ है? वह बहुत शक करता है। यह बात सुनते ही वह तुरंत मुझे दूसरे अस्पताल ले जाएगा फिर से टेस्ट करने के लिए और बिना एक भी बात सुने टेस्ट कराएगी। यह सुनकर विनोद ने अपने दांत पीसे और सजेशन दिया, तो फिर हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हमें मुंबई से चले जाना चाहिए। अब इस वक्त मल्होत्रा ग्रुप एक खाली सेल के अलावा कुछ नहीं रह गया है। हमें उससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है और उसके अलावा हमारे पास मल्होत्रा ग्रुप की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। एब्रॉड में हमारी जो प्रॉपर्टी है वह हिमेश मल्होत्रा की प्रॉपर्टी से कोई ज़्यादा होगी, कम बिल्कुल नहीं। इसलिए चलो मेरे साथ। यह सुनकर अनीता ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखें फ्रस्ट्रेशन में सिकुड़ने लगी। वह बहुत भयानक गुस्से में थी। उसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी और हिमेश मल्होत्रा के लिए माइला का जन्म दिया, लेकिन उसके सारे एफर्ट्स बेकार हो गए और अब उसका अंत इतना बुरा है कि उसके पास भगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऑफ कोर्स उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अनीता, विनोद ने उसका नाम लिया, हिचकी जाना बंद करो, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। कड़वाहट में अनीता ने अपनी लिप्स बाइट किया और हार मानते हुए बोली, ओके चलो चलते हैं। मायरा इस दुनिया में नहीं है और मुंबई में मायरा के अलावा उसका कुछ भी कीमती नहीं बचा है, लेकिन बदकिस्मती से उसने अभी तक अनाहिता से बदला नहीं लिया, लेकिन वह उससे बदला बाद में भी लेगी। बस तुम रुको और देखो तुम अनाहिता। अनीता ने अपने मुठिया कस ली और बेड से नीचे उतर गई, लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाज़ा तेजी से खोला जिससे अनीता बहुत डर गई। लेकिन जब उसने अपने सामने खड़े व्हाइट कोट वाले आदमी को देखा तो उसने एक राहत की सांस ली। डॉक्टर ने पूछा, क्या आपको होश आ गया? आपका एक फैमिली मेंबर आपको लेने के लिए आए हैं। फैमिली मेंबर? डरी हुई अनीता ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए डॉक्टर से पूछा, कौन है वह? जब आपने देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, डॉक्टर ने कहा और पूरा दरवाज़ा खोल दिया। तब जाकर उन्होंने एक आदमी को देखा जो काफ़ी खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह हिमेश मल्होत्रा था, जिसे देखते ही अनीता के पैर तुरंत कांपने लगे और वह तुरंत घुटनों के बाल जमीन पर गिर गई। ओह नो, हिमेश मल्होत्रा आ गया, भगाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हिमेश मल्होत्रा को देखकर विनोद भी बहुत हैरान हो गया था, लेकिन जल्दी ही वह शांत हो गया।
लेकिन हिमेश मल्होत्रा उनके रिश्ते के बारे में न जाने इसलिए उसने अनीता को उठने में मदद नहीं की बल्कि हिमेश की तरफ मुस्कुराकर बोला, मिस्टर मल्होत्रा आप यहाँ बंद करो अपना घटिया मुन्ह, मैं तुमसे बाद में निपट लूँगा। हिमेश मल्होत्रा ने गुस्से में विनोद को देखा, तभी उसके पीछे आए हुए सारे बॉडीगार्ड तुरंत उसकी तरफ भागे और उन्होंने विनोद को पकड़ लिया। विनोद हिमेश मल्होत्रा के गुस्से को देख चुका था। उसने अपने आप को स्ट्रगल्स करने से रोक लिया बॉडीगार्ड से की पकड़ से छूटने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि इससे हिमेश मल्होत्रा का गुस्सा और बढ़ जाएगा। उसने चुपचाप खड़े होकर बॉडीगार्ड को अपने आप को पकड़ने दिया। उसके बाद हिमेश मल्होत्रा अनीता की तरफ आगे बढ़ा जो डर के मारे काँप रही थी। अनीता बहुत डरी हुई थी। उसके सामने जो आदमी खड़ा था वह इस वक्त नर्क का डेविल लग रहा था। फाइनली हिमेश मल्होत्रा ने अपने कदम रख लिए और बिना कोई शब्द किए कहे उसने डायरेक्ट अनीता का गला पकड़ और उसकी तरफ खतरनाक नज़रों से घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस बारे में झूठ बोलकर मुझे धोखा देने की। डरी हुई अनीता को अपना दिल बहुत तेजी से धड़कता हुआ फील हो रहा था, लेकिन उसे विनोद की एडवाइस याद आई तो वह उसने अपने आप को शांत किया और मासूम एक्सप्रेशन बनाकर ना में सर हिलाकर हाँ में सर हिलाते हुए बोली, क्या आप बात कर रहे हो तुम हिमेश, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। अब मासूम बनने का नाटक कर रही हूँ, देखो इसे अपने आप। हिमेश मल्होत्रा के हाथ में जो एनालिसिस रिपोर्ट था उसने उसे अनीता के चेहरे पर मार दिया। रिपोर्ट लगने से अनीता को काफी दर्द महसूस हुआ और फिर सारी रिपोर्ट्स नीचे जमीन पर गिर गई। उसने मासूम बनने का नाटक करते हुए सारी रिपोर्ट्स उठा ली फ्लोर पर से और उन्हें देखा, और जैसा कि उसे उम्मीद थी रिपोर्ट में यही था कि वह प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं है। यह सब फेक है। अनीता ने अपना सर तुरंत ना में सर हिलाते हुए कहा, यह सब अनाहिता का काम है, वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। हम इस वक्त रायचंद प्राइवेट हॉस्पिटल में है, अनाहिता और संभव दोस्त है और इसीलिए उन्होंने मुझे बचाने के लिए एक साथ चला चली है। हिमेश तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना होगा, मेरे पेट में सचमुच तुम्हारा बच्चा है। हाँ, हिमेश मल्होत्रा ने मजाक उड़ाकर हंसते हुए कहा, ठीक है फिर सोचते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और मुंबई शहर के टॉप 3 हॉस्पिटल में से एक अस्पताल ने गलती कर दी। अब बताओ मुझे यह क्या है। हिमेश मल्होत्रा ने अपना फोन निकाला और अनीता को कुछ फोटोज दिखाएं। अनीता ने जब फोन की तरफ देखा तो उसमें वह और विनोद थे जो हॉस्पिटल के पीछे वाले दरवाजे के पास एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिससे अनीता तुरंत बहुत ज्यादा डर गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। वह बिल्कुल सही थी, कोई उनकी सेक्रेटली फोटो खींच रहा था, लेकिन कौन था वह, किसने किया यह। अनीता कुछ बोल पाती उससे पहले ही हिमेश मल्होत्रा ने उसका बाल पकड़े और ले जाकर दीवार पर मारते हुए कहा, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की और मुझसे झूठ बोलने की, यह कहने की कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। लगता है तुम जिंदगी से ऊब गई हो, इसलिए मरने का मन हो गया है। एक के बाद एक हिमेश मल्होत्रा अनीता का सर बिना किसी दया के दीवार पर मारे जा रहा था। जल्दी ही अनीता के पूरे चेहरे पर खून गिरने लगा। अपने सामने का सीन देखकर विनोद अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और चिल्लाया, हिमेश मल्होत्रा तुम उसे छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही हिमेश मल्होत्रा ने अपने हाथ की मूवमेंट रोक दी और खतरनाक नज़रों से घुरकर विनोद को देखा। तुरंत ही विनोद को अपनी जिंदगी की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, तुम्हारे चुप रहने की वजह से। हिमेश मल्होत्रा ने अनीता के बालों से उसे दूर धक्का दे दिया और काफी खतरनाक तरीके से विनोद की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे ही हिमेश मल्होत्रा के नजदीक आता जा रहा था, विनोद को भी डर लग रहा था। उसने उसे डरते हुए कहा, हिमेश मल्होत्रा, मैं तुम्हारी वाइफ की तरह नहीं हूं। अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुरंत पुलिस को कांटेक्ट करूंगा। वह अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही हिमेश मल्होत्रा ने मुक्का बनाया और उसके चेहरे पर मारा, जिसकी वजह से उसके नाक से खून बहने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई डरपोक हूं? तुम मेरी बीवी के साथ सो सकते हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसी तरह जाने दूंगा? हिमेश मल्होत्रा चिल्लाने कहा और अपना हाथ वेव किया और बॉडीगार्ड्स को विनोद को वहां से ले जाने का इशारा किया। डॉक्टर, पुलिस को बुलाओ, अभी बुलाओ। विनोद ने डेस्परेटली चिल्लाया, लेकिन बदकिस्मत से डॉक्टर को उनकी हर एक बात को इग्नोर करने का ऑर्डर मिला था। वह चुपचाप आगे गया और अल्ट्रासाउंड मशीन के सामने बैठ गया। क्या तुम नहीं कह रही थी कि तुम मेरे साथ मेरे गांव चलने के लिए तैयार हो? तो अब मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। आप तुम हमेशा के लिए मेरे गांव के घर में जो गायों की तबेला है वही रहोगी। हिमेश मल्होत्रा ने खतरनाक नजरों से घूरते हुए अनीता को देखकर कहा।
आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 275 रुद्राक्ष का अनाहिता के लिए एक और गिफ्ट। अब तक आपने सुना कि रायचंद हॉस्पिटल में अनाहिता अनीता की अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट करके उसकी रिपोर्ट हिमेश मल्होत्रा के पास और भेज देती है, जिसके बाद हिमेश में होता है गुस्से में वहां जाकर अनीता और विनोद को मारना शुरू कर देता है। अब आगे यह सुनते ही कि हिमेश मल्होत्रा उसे गायों के तबेले में रखेगा, अनीता हिमेश मल्होत्रा को डर के मारे देखने लगी। क्या वह उसे हमेशा के लिए उसे गायों के तबेले में दफन करना चाहता है? नहीं, मुझे तुम्हारे गांव वापस नहीं जाना है, मैं तुम्हें अभी डाइवोर्स देती हूँ, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अनीता ने रोते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे घर से खाली हाथ चली जाऊंगी। अब जब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा नहीं है तो तुम मुझे डाइवोर्स दे सकते हो। अगर तुम यूं ही मुझसे नफरत है तो हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मेरे घर से खाली हाथ जाओगी? हिमेश मल्होत्रा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे सबसे ज्यादा धोखे से नफरत है, और जब तुमने मुझे धोखा दिया था तब वह तुम्हें इसके नतीजे याद कर लेना चाहिए थे। नहीं, मुझे तुम्हारे गांव नहीं जाना है तुम्हारे साथ। तुम इसमें कुछ नहीं बोल सकती। हिमेश मल्होत्रा ने अपनी चिन उठाई और बॉडीगार्ड्स को देखते हुए आर्डर दिया, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग बहुत भीड़ क्यों इकट्ठा कर रहे हो? जल्द से पकड़ो और गाड़ी में डालो। यस सर। दोनों बॉडीगार्ड जल्दी से आगे गए और अनीता, जिसके सर से अभी भी खून बह रहा था, उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगे। वहां पर अस्पताल में कुछ लोग थे, इसलिए अनीता किसी को भी देखकर मदद के लिए चिल्लाने लगती। हेल्प! वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज हेल्प मी हेल्प। एक आदमी यह सब देखकर रुक गया और वह सामने का सीन देखने लगा तो हिमेश मल्होत्रा ने जल्दी से आगे आकर पॉलिटली मुस्कुराते हुए माफी मांगकर कहा, आई एम सॉरी, मेरी वाइफ को अभी अभी डॉक्टर ने एक मेंटल प्रॉब्लम बताई है और मैं उसे साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं कि उसने कैसे अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। उसके एक्सप्लेन से वह आदमी कन्विंस हो गया और हाँ, मैं सर हिलाकर वह उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। बार बार उसकी रिक्वेस्ट सुनकर लोग उसकी तरफ देखे, मगर हिमेश मल्होत्रा के कहने पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे वह हॉपलेस हो गई। उसे फोर्सफुली गाड़ी में के अंदर डाला गया। वहीं दूसरी तरफ विनोद को बेहोश करके बंद किया गया था। उनमें से किसी को नहीं पता था कि अनाहिता और रुद्राक्ष यह सारा का सारा तमाशा कंट्रोल रूम में बैठे हुए देख रहे हैं। अनाहिता ने अपने पीछे मुड़ी और डॉक्टर शर्मा से पूछा, क्या आप मुझे इस सर्विलांस फोटोज की कॉपी दे सकती हो? मुझे उनकी किसी चीज के लिए जरूरत है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर बिना किसी हिचकिचाहट के मानते हुए बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दे देता हूँ, जितना चाहे आप अपनी कॉपी ले सकती हैं। अनीता जो भागने की कोशिश कर रही थी उसे गाड़ी में डाल दिया गया। क्लॉक, गाड़ी का दरवाजा बंद था। दो बॉडीगार्ड उसके अगल बगल बैठ गए ताकि वह सामने गाड़ी चला रहे ड्राइवर को डिस्टर्ब ना कर सके। मुझे जाने दो हिमेश मल्होत्रा, तुम कानून तोड़ रहे हो, तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। अनीता फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला रही थी। हिमेश मल्होत्रा जो पैसेंजर सीट पर था उसने अपना पीछे सर घुमाया और उसकी तरफ शांति से देखते हुए बोला, चिंता मत करो, हम इसी वक्त मेरे गांव जा रहे हैं और उसे जगह पर मैं ही कानून होगा और मैं पूरी जिंदगी तुम्हें उस गायों के तबेले में बंद करके रखूंगा। क्या उसे चीट नहीं करना अच्छा नहीं लग रहा था? जब वो लोग वहां पहुंच जाएंगे तो वह अपनी इच्छा के हिसाब से जो करती आई है उसकी सजा उसे मिलेगी। यह सब सोचकर हिमेश मल्होत्रा की नजरें और खतरनाक हो गई और उसने आगे कहा, ओ राइट, मैं तुम्हें बताना भूल गया, वह डील आज स्मूथली हो गई और मुझे पैसे मिल गए हैं। मैंने मल्होत्रा ग्रुप को भेज दिया है, इसलिए हम कभी वापस नहीं आएंगे। क्या? शोक में अनीता उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। हिमेश मल्होत्रा उसकी सोच से भी ज्यादा तेज था। क्या वह हमेशा हमेशा के लिए इसी वक्त अपने गांव लौट जाना चाहता है? और क्या इसका मतलब है कि वह हमेशा हमेशा के लिए वहां कैद हो जाएगी? नहीं नहीं हिमेश, अपनी गलती पर मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, मुझे सच में रिग्रेट हो रहा है। सच यह है कि मेरा दिमाग खराब हो गया था जब विनोद ने मुझे बहकाया, तो मैं सचमुच इसमें विक्टिम हूँ। प्लीज मुझे बातों पर भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती क्योंकि मैं सिंसियरली तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज मेरी बातों पर भरोसा करो, मेरी बातें सच है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, विनोद से नहीं। यह सुनकर हिमेश मल्होत्रा गुस्से में अनीता को घूरने लगा।
वह ऐसा इंसान था जिसे बहुत बड़े ट्रस्ट इशू थे। एक बार उसके सामने कोई इंसान अगर उसे धोखा दे दे तो वह उसे धोखेबाज पर कभी भरोसा नहीं करता था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरी बात केयरफुल सुनो यू बिच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कह रही हो, तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे और मेरी मॉम को डिस्टर्ब करना बंद करो, हिमेश मल्होत्रा ने कहा। और उसके हाथ में अभी भी कैकेयी मल्होत्रा की राख थी। कैकेयी मल्होत्रा ने मरने से पहले एक अच्छी और लंबी जिंदगी की थी। हिमेश मल्होत्रा ने प्लान किया था कि वह एक बार अपने गांव लौट जाए तो वहां एक बहुत बड़ी पूजा रखेगा ताकि लोगों को दिखा सके कि वह कितना अमीर है, और ऐसा करके वह अपनी मां की जगह भी ले पाएगा उसे गांव में। बहुत साल हो गए थे उसे गांव पर लौटे हुए, इसलिए वह लगभग भूल गया था कि उन गांव वालों से कैसे इंटरेक्ट करना है। इसलिए उसे लगता था कि अगर वह अपने पैसों का रोब सबके सामने दिखाएगा तो उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। एक स्माइल हिमेश मल्होत्रा के चेहरे पर थी यह सब सोचते हुए, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके इन एक्शंस की वजह से गांव वालों पर क्या असर पड़ेगा और वह लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और ऑब्वियसली वह इस सच से बिल्कुल अनजान था कि दो गाड़ियां उसका पीछा कर रही थी। पीछे वाली गाड़ी में जो रितेश था उसने रुद्राक्ष को फोन किया और कहा, बॉस हिमेश मल्होत्रा पुराने गांव जा रहा है जहां वह पहले रहता था, कि हम उसे फॉलो करें। ओके, रुद्राक्ष ने कॉल्डली जवाब दिया। वहां अनाहिता के लोगों का इंतजार कर रहे हैं और अनीता तुमसे टच में रहेगी। उसके बाद तुम लोग मिलने का एक जगह ढूंढो और मैटर को सेटल करने में उसके लोगों की मदद करो। ऑल राइट, रितेश ने जवाब दिया और फिर यह मैसेज सारिका को बताया जो ड्राइविंग कर रही थी, और फिर बोला, आज रात तक शायद हम वहां पहुंचेंगे, मुझे सो जाना चाहिए, मैं जल्दी उठ गया था और मुझे थकावट महसूस हो रही है। वेट, सारिका ने उसे रोका और सोचकर कहा, तुम हिमेश मल्होत्रा और उसके पुराने मल्होत्रा परिवार के कॉल बिजनेस के बारे और गांव में जो भी पता लगा सको वह पता करो। अगर मेरा अंदाजा सही है तो मैडम हिमेश मल्होत्रा को लीगल तरीके से सजा दिलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए हमें पता करना होगा कि हिमेश मल्होत्रा किस किस्म का इंसान है और उसने हाथ से पहले क्या किया है, ताकि उसे हराने में हमें आसानी हो जाए। फाइन, रितेश ने गहरी सांस छोड़ी और अपना लैपटॉप लेकर काम पर लग गया। वही अनाहिता रायचंद प्राइवेट हॉस्पिटल से निकल गई। जब उसे पता चला कि हिमेश मल्होत्रा हॉस्पिटल से डायरेक्ट अनीता को लेकर अपने गांव के लिए निकल गया है तो उसके चेहरे पर हैरानी दिखाई देने लगी। क्या उसने अनीता के लिए मल्होत्रा ग्रुप को नेग्लेक्ट कर दिया? ठीक उसी वक्त अनाहिता को अपने एक आदमी का कॉल आया जो मल्होत्रा ग्रुप में उसने लगाया था। फोन उठाते हुए कहा, हेलो बोलो मैम, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि हिमेश मल्होत्रा ने मल्होत्रा ग्रुप बेच दिया। उस आदमी ने जवाब दिया। क्या? अनाहिता पहली बार डर गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि हिमेश मल्होत्रा ने अनीता की वजह से अपनी कंपनी इतनी जल्दी बेच दी। उसने पूछा, यह कब हुआ? मुझे अभी अभी इस बारे में पता चला, लगता है उसने आज सुबह ही डील फाइनल की है, दूसरी तरफ से जवाब आया। आज सुबह? अनाहिता बोली, तो अगर ऐसी बात है तो हिमेश मल्होत्रा के इस फैसले का अनीता से कोई लेना देना नहीं है। समझ गई मैं, कंपनी में ही रहना और कभी भी अपने असलियत दूसरों के सामने बताने देना, अनाहिता बोली। ओके मैम, उसके आदमी ने जवाब दिया। अनाहिता ने कॉल कट कर दिया और अपने फोन की तरफ दोबारा देखने लगी। उसने उसे प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है जो उसने खुद लिखा था हिमेश मल्होत्रा की डील के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए। नॉर्मली ज्यादातर लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, लेकिन जिस तरह का प्रोग्राम अनाहिता ने बनाया था उसे वह इससे काम को आसानी से कर सकती थी, और उसके अलावा वह हैकिंग स्किल में इतनी माहिर तो थी कि कुछ भी पता लगा सके। कुछ मिनट में अनाहिता को हिमेश मल्होत्रा के रीसेंट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मिल गई। वह नंबर बता रहे थे कि उसने मुंबई में अपने हर एक स्टेट और एक चीज को भेज दिया है, यहाँ तक कि फिक्स्ड असेट्स को भी। बस एक मल्होत्रा मेंशन ही बचा हुआ है। सिंपली कहा जाए तो पूरी मुंबई में हिमेश मल्होत्रा के नाम पर सिर्फ मल्होत्रा मेंशन ही बचा था जिसे उसने नहीं भेजा था। उसके बाकी सारे असेट्स जैसे कि उसके शेयर्स, उसके कुछ और घर, गाड़ियां, सब कुछ बेची जा हो चुकी थी, और मल्होत्रा ग्रुप एक जॉइंटॉस कंपनी थी, इसलिए वह कंपनी को नहीं भेज पाया। इसलिए उसने अपने हिस्से के सारे शेयर्स काफी ऊंचे दामों में एक अनजान इंसान को भेज दिए हैं। प्राइस इतना हाई था और हिमेश मल्होत्रा ने बहुत सारे अपने शेयर्स बेचे थे। इस तरह के क्लाइंट्स ढूंढना जो इतनी लिमिटेड टाइम में हर एक सिंगल शेयर खरीद ले काफी कम हो पाता था, और उसके अलावा इस वक्त मल्होत्रा ग्रुप फाइनेंशियल लॉसेस एक्सपीरियंस कर रहा था, इसलिए ज्यादातर लोग उसे खरीदना भी नहीं चाहते थे। लेकिन उस अनजान इंसान ने हिमेश मल्होत्रा के सारे शेयर्स आधे दिन के अंदर ही खरीद लिए।
सिट, अनाहिता ने गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में अपना पैर पटकने लगी। वह मुंबई में अपने कनेक्शंस इतने नहीं फैला पाई थी और वह ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, इससे जिसका रिजल्ट यह हुआ कि वह एक कदम पीछे छूट गई, वरना वह बहुत सारे पैसे देकर हिमेश मल्होत्रा के सारे शेयर्स खरीद लेती। अगर ऐसा होता तो हिमेश मल्होत्रा ने जो शेयर्स उसके नाम किए थे और जो शेयर वह खरीदती उन सभी को मिलाकर वह मल्होत्रा ग्रुप को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर सकती थी। यह हिमेश मल्होत्रा का बच्चा इतनी जल्दी में क्यों निकल गया? ठीक उसी वक्त रुद्राक्ष बाहर आया। जब उसने अनाहिता के चेहरे पर गुस्सा नोटिस किया तो क्यूरियस होकर पूछा, क्या हुआ माहिरा, किसने तुम्हें परेशान कर दिया? क्या हिमेश मल्होत्रा टकरा गया था? नहीं, अनाहिता ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपना सिर नीचे झुकते हुए बोली, अभी मुझे खबर मिली है कि हिमेश मल्होत्रा ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए हैं और मल्होत्रा ग्रुप के अध्यक्ष की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि अब वह मल्होत्रा ग्रुप किसको बिलोंग करता है। वह मॉम की कंपनी थी और टाइम पर मैं उसे खरीद कर वापस अपनी मॉम के का नाम नहीं कर पाई। जैसे जैसे रुद्राक्ष सुन रहा था उसके चेहरे की चिंता कम हो गई और छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, नेचुरली तुम्हारी मोम की कंपनी है, तब वह तुम्हारी होगी। अनाहिता ने ना में सर हिला दिया और कहा, नहीं, अभी जो मेरे पास शेयर्स है उसकी वजह से मैं कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। मैं इस इतने शेयर के साथ मल्होत्रा ग्रुप को अपने काबू में नहीं कर सकती। किसने कहा? मैं अभी कॉल करता हूँ, रुद्राक्ष ने उसकी तरफ इंटेंशनली देखते हुए कहा, जिसमें काफी प्यार था और उतना ही कॉन्फिडेंस भी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अनाहिता उसकी मुस्कुराहट को कंफ्यूजन में देख रही थी और उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्राक्ष ने उसके सवाल का डायरेक्टली जवाब नहीं दिया बल्कि अपना हाथ उसके कमर पर रखते हुए बोला, गाड़ी में बैठो, मेरे लिए पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अपने शक में अनाहिता गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही रुद्राक्ष ने गाड़ी के क्लब कंपार्टमेंट से एक पेपर्स निकले और उसे दे दिए। वह पेपर से एक मोटे से एनवेलप में बंद है और अनाहिता नहीं देख सकती थी उसके अंदर क्या है, इसलिए उसने पूछा, क्या है यह? रुद्राक्ष ने जवाब दिया, एक बार खोल कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और एनवेलप खोलकर डॉक्यूमेंट बाहर निकले। वह एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे। एक नज़र देखने के बाद अनाहिता काफी गहरी शोक में चली गई। कुछ सेकंड बाद उसने ही रुद्राक्ष की तरफ देखा और एक्साइटेड होकर बोली, तुमने हिमेश मल्होत्रा के शेयर्स कब खरीदे? रुद्राक्ष मुस्कुराकर बोला, एक छोटी सी कंपनी खरीदना तुम्हारे हस्बैंड के बाएं हाथ का खेल है, क्या तुम्हें नहीं लगता? क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद आया? अनाहिता लगभग खुशी के मारे रोने ही वाली थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस चीजों की उसे फिक्र है और रुद्राक्ष उन पर इतना अटेंशन देगा, और बिना उसके जाने ही उसने हिमेश मल्होत्रा के सारे शेयर्स खरीद लिए और कुछ और एडिशनल शेयर्स भी इस दौरान उसने खरीद लिए और सारे के सारे उसके नाम करवा दिए। अपनी आंखों में आंसू लेकर और बोली, मुझे बहुत पसंद आया। उसकी बात सुनकर और रुद्राक्ष को पसंद नहीं आया और उसने कहा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, प्रूफ करोगे तुम्हें पसंद आया? यह बात करते हुए कुछ रुद्राक्ष ने जानबूझकर मुंह बनाया। अनाहिता ने रुद्राक्ष ने उसकी बात सुनी और सजेशन दिया, ठीक है फिर तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना दूंगी। यह सुनते ही रुद्राक्ष की नज़र डार्क हो गई और उसने हेल्पली अपना हाथ वेव करते हुए कहा, फाइन, 10 करोड़ रुपए थोड़े से खाने के लिए लगता है, काम हो जाएगा, इसी से काम चलाना पड़ेगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 276, अनाहिता के ऊपर किसकी बारिश। अब तक आपने सुना कि अनाहिता रुद्राक्ष के साथ मिलकर अनीता और विनोद को फंसा देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हिमेश मल्होत्रा ने कंपनी भेजती है तो वह बहुत उदास हो जाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि रुद्राक्ष ने ही हिमेश मल्होत्रा के सारे शेयर्स उसके नाम पर खरीद लिए हैं। अब आगे, जब अनाहिता ने उन शेयर के बदले में खाना बनाने की बात की तो रुद्राक्ष का मुंह बन गया, लेकिन एक सेकंड के अंदर रुद्राक्ष को अपने आसपास एक अजीब से खुशबू आती हुई महसूसी और अचानक से अपने होठों पर उसे एक सॉफ्ट सेंसेशन फील हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे मुलायम रुई उसके होठों के अगेंस्ट प्रेस कर रही हो। वह अपनी जगह पर जम गया और उसे बड़ी बड़ी आंखें करके सामने अनाहिता को देखने लगा। उसकी बीवी खुद सामने से आकर उसे किस कर रही है तो वह यह मौका क्यों जाने देगा। अनामिका, जिसने थोड़ी सी किस के बाद अब पीछे हटने का सोचा, लेकिन वह ऐसा कर पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने अपने एक हाथ से उसके सर को पकड़ लिया और उसे किस करने लगा।
रुद्राक्ष ने अपने होठों से अनीता के होठों को सील कर दिया था। उनकी बॉडी आपस में जकड़ी हुई थी और वह लोग एक दूसरे की खुशबू को महसूस कर रहे थे। अनाहिता ने इस बार पहली बार उसे खुद से किस करने के लिए कदम आगे बढ़ाया था, इसलिए रुद्राक्ष उसे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला था। थोड़ी देर बाद जो वह अनाहिता की लगभग सांस रुकने ही वाली थी तो रुद्राक्ष ने फाइनली अपनी पकड़ ढीली की और उसे लंबी लंबी सांसें लेता हुआ देखकर बोला, बेवकूफ लड़की, तुम सांस लेना भूल गई। अनाहिता ने गहरी सांस ली। जब उसे लगा कि अब वह रुद्राक्ष से छूट जाएगी तभी दूसरे रुद्राक्ष से दोबारा किस करने लगा और रुद्राक्ष रोकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा था। वह एक के बाद एक अनाहिता को किस करता ही जा रहा था और उसके बाद उसने उसे छोड़ और उसके बिखरे हुए बाल, हल्के लाल और सूजे हुई होंठों और लंबी लंबी सांस लेते हुए देखकर रुद्राक्ष थोड़ा सेटिस्फाइंग टोन में बोला, लगता है कि तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर रुद्राक्ष को डर नहीं होता कि गुस्से में आकर कहीं अनाहिता उसे थप्पड़ ना मार दे तो वह पूरा दिन इसी तरह गाड़ी में उसे किस करते हुए बिता सकता था। अनीता एम्ब्रेस और चिढ़ दोनों ही फिल कर रही थी और वह गुस्से में रुद्राक्ष को घूर रही थी, लेकिन उसके गाल शर्म की वजह से लाल थे और उसे इस तरह घूरते हुए देखकर रुद्राक्ष और सेड्यूस हो रहा था। रुद्राक्ष अनाहिता की नज़रों से डरने की जगह और एक्साइट हो रहा था। उसके बाद वह आगे की तरफ झुकने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे अपनी तरफ झुकता हुआ देखकर अनाहिता ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने लिप्स को कवर कर लिया। उसे डर था कि रुद्राक्ष से फिर से किस करने लगेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ले चलता हूँ, रुद्राक्ष बोला तो अनाहिता ने एक राहत की सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे वह मौत के मुंह से बाहर आ गई हो। जल्दी ही वह लोग मुंबई यूनिवर्सिटी पहुंच गए। तभी अचानक अनाहिता को कुछ ख्याल आया और उसने पूछा, हिमेश मल्होत्रा ने रेजिग्नेशन दे दिया है, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है वह कंपनी के बूढ़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे कि उसने अपने शेयर्स किस बेचे हैं। मुझे डर है कि मैं उतनी तैयार नहीं हूं कि उन्हें कन्विंस कर पाऊं। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? रुद्राक्ष ने पूछा। तो अनाहिता ने थोड़ी देर सोकर जवाब दिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी ताकि तुम यह सब कुछ दिनों के लिए छुपा कर रखो। एक बार मैं हिमेश मल्होत्रा और अनीता से डील कर लूँ तो वह कंपनी के बूढ़े इन्वेस्टर से निपटा जाएगा। यह सुनकर रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और कहा, अगर तुम्हें किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो बस मेरे पास आ जाना, अपने आप को थकाने या फिर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं जा रही हूँ क्लास के लिए, अनाहिता ने जवाब दिया। वेट, रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर दूसरे हाथ से अपने लिप्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मैं तुम्हारी एक और मदद कर रहा हूँ। अनाहिता के लिप्स धीरे धीरे उसका एडिक्शन बनते जा रहे थे। वह इतनी आसानी से तो उसे नहीं जान देने वाला था, लेकिन अनाहिता ने इस बार उसकी डिमांड पूरी नहीं की और रुद्राक्ष की पकड़ से छूटकर तुरंत यूनिवर्सिटी गेट की तरफ भागी जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। रुद्राक्ष ने उसे भागते हुए देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर ना में सर हिलाया और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। उन दोनों को ही यह बात रियलाइज नहीं हुई कि नताशा यूनिवर्सिटी गेट के कोने में खड़ी है और काफी ठंड और खतरनाक नजरों से उन दोनों को देखे जा रही थी। यह लंच टाइम ही है और वह इस पल भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ रहे। कितनी डिस्गस्टिंग बात है, नताशा ने अपने मन ही मन कहा और भारी कदमों से यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगी और दोपहर में पहली क्लास अस्ट्रोनेशन की थी। क्लासरूम के अंदर आते ही अथर्व सर ने अनाहिता की तारीफ करते हुए कहा, अनाहिता, तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से ही हमारे यूनिवर्सिटी को मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के एडवांस मैथ लेसन मिल चुके हैं और रिवॉर्ड के तौर पर अनाहिता तुम्हें असाइनमेंट कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होगी मेरी क्लास के लिए, और जहां तक तुम्हारा लेवल है अस्ट्रोनेशन में तुम्हें उसे इम्प्रूव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अनाहिता को यह रिवॉर्ड काफ़ी पसंद आया, इससे उसका वक्त बच सकता था और उसने खुश होकर कहा, थैंक यू सर। मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम जब फ्री हो तो अपनी क्लासमेट की इस सब्जेक्ट में बिल्कुल मदद करना। और नताशा इतना क्या करता है? तो अपना नाम सुनकर नताशा को एक बुरी फीलिंग होने लगी। नताशा थोड़ा सा डर गई थी। जब अथर्व सर ने नताशा की तरफ वह देखा तो उनके चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई और वह काफी हार्श आवाज में बोले, तुमने अपना वह लेटर हमें दिया नहीं है। मैं उस दिन किसी और काम में बिजी हो गया था और इसलिए मैंने तुम्हें उसे घर पर खत्म करने के लिए कहा था। वीकेंड खत्म हो गया है, क्या तुमने लेटर कंप्लीट कर लिया? नताशा ने उम्मीद नहीं की थी कि अथर्व सर उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे और लीटर वाली बात सारी क्लासमेट के सामने बोल देंगे। उसने शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे झुका ली और कहा, जी सर।
क्लास के बाद उसे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में लेकर आ जाना। मैं यह लेटर यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फ्यूचर में तुम्हें अपनी लिमिट से याद रखनी होगी अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आती है तो। अथर्व सर काफी गुस्से में बोले। नताशा ने अपने लिप्स बाइट कर लिए। वह लगभग रोने ही वाली थी। उसे लगा कि अथर्व फेवरेटिज्म कर रहे हैं। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी वजह से मुंबई यूनिवर्सिटी से वह कीमती लेसन प्लान्स चीजें खो सकते थे। अगर अनाहिता नहीं होती तो वह अभी भी दूसरों की ही गलती इसमें ढूंढ रही थी। जल्दी ही क्लास शुरू हो गई। सब लोग पेज नंबर 133 खोलेंगे। तुम्हारे मंथली एग्जाम्स फ्राइडे को शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं नया लेसन नहीं शुरू करूंगा। हम इस पूरे हफ्ते में रिवीजन करेंगे, इसलिए कल ग्रामर का रिवीजन होगा। अथर्व सर बोले। जब अथर्व सर पढ़ा रहे थे तो अनाहिता ने अपना फोन निकाला और अपने आदमी को, जो इस वक्त वहां हिमेश मल्होत्रा के गांव में था, उसे सारिका और रितेश के बारे में खबर कर दी। हिमेश मल्होत्रा कैकेयी मल्होत्रा की अस्थियां लेकर अपने गांव गया था। इस वक्त अनाहिता को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वहां के गांव वाले खुद अपना फैसला ले लेंगे। सब कुछ तैयार था, सिर्फ एक चीज के अलावा। और वहीं दूसरी तरफ अनाहिता की एस्ट्रोनेशन बहुत अच्छी होने की वजह से मुंबई यूनिवर्सिटी के फार्म से निकलकर अनीता की ट्रांसलेशन वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। नेटिज़न्स ने उसके ट्रांसलेशन वीडियो और पियानो बजाने वाले वीडियो को कंबाइंड कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे फैंस अनाहिता को लाइक करने लगे थे। इतने कम वक्त में ही अनाहिता के फैंस का नंबर 2 मिलियन तक पहुंच चुका था और अभी भी फंड्स बढ़ते ही जा रहे थे। नेचुरली अनाहिता को इन सब के बारे में नहीं पता था और ना ही उसे कोई फर्क पड़ता था, लेकिन कि कोई और था जिसने यह बात नोटिस कर ली थी। सिंघानिया एंटरटेनमेंट कंपनी में अर्णव बैठा हुआ था। उसकी नज़रें लगातार फोन पर बनी हुई थी, जिसमें एक लकड़ी पियानो बजा रही थी। पहले पहले वह वीडियो देखकर वह लगभग चेयर से गिर ही गया था। क्या यह वही लड़की नहीं है जो उसे सुपरमार्केट में मिली थी? उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह खूबसूरत यंग लड़की इतनी टैलेंटेड होगी, और वह मुंबई यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी है। अर्णव बहुत खुश था। उसकी पुरानी सारी गर्लफ्रेंड्स सिर्फ मेकअप करना और पार्टी करना ही जानती थी, लेकिन यह लड़की जो वीडियो में है उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज है। देश का सुपरस्टार होने की नाते अर्णव को ऐसा लगता था कि वह सिर्फ अपनी हैंडसम चेहरे की वजह से ही जो लड़की चाहे वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। यह बात इम्पॉसिबल है कि कोई लड़की उसे पहचाना ना। उस दिन उस लड़की ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन अब उसने इंटरनेट पर अपनी वीडियो डाल दी जानबूझकर मेरा अटेंशन पाने के लिए। क्या यह कोई स्ट्रेटजी है? मैं जानता था वह प्ले हार्ड टू गेट खेल रही है। अर्णव यह सब बातें मन ही मन सोच रहा था, तभी किसी ने स्टूडियो को दरवाज़ा खोला और उसकी मैनेजर दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और खुश होकर बोली, अर्णव देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, देखो एक बार। इसमें पैसे मिलने पर भी काफ़ी वक्त लगता है, बस तुम कुछ अलग अलग तरह के रियलिटी शोज के कॉन्टेक्ट मेरे लिए लेकर आओ, स्पेशली जिनमें ज्यादा काम ना हो। यह सुनकर उसके मैनेजर के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने अर्णव को याद दिलाते हुए कहा, अर्णव तुम इस वक्त सिंघानिया एंटरटेनमेंट कंपनी के आर्टिस्ट हो, जहां पर बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं। अगर तुम मौके को इसी तरह अपने हाथ से जाने दोगे तो तुम जल्दी ही बिल्कुल पॉपुलर नहीं रह जाओगे और उसके बाद कोई भी तुम्हें अपनी मूवी में काम देना नहीं चाहेगा, अगर तुम चाहो भी तो। अर्णव अपनी मैनेजर की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। उसके पास बहुत सारे लॉयल फैंस थे, इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल कम नहीं होने वाली थी। उसने अपने मैनेजर की एडवाइस बिल्कुल नहीं सुनी और वीडियो देखने लगा। उसके मैनेजर ने भी उस वीडियो में लड़की को देखा और उसने हैरानी से कहा, क्या यह अनाहिता राठौर नहीं है? अनाहिता राठौर? उसका नाम सुनते ही अर्णव के कान खड़े हो गए और उसने अपने मैनेजर को देखकर पूछा, क्या इसका नाम अनाहिता राठौर है? क्या तुम इसे जानती हो? उसके मैनेजर ने अर्णव की तरफ देखा और ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मगर वह शोर कॉफी की ब्रांड एम्बेसडर है जो सिंघानिया ग्रुप के अंदर ही आता है। हम भी सिंघानिया ग्रुप के अंदर ही काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे उसकी थोड़ी बहुत जानकारी है। यह सुनते ही अर्णव सीधा होकर बैठ गया और उसने एक सेकंड सोचते हुए पूछा, तुम उसके बारे में और क्या जानती हो? उस मैनेजर ने कहा, मुझे यह भी पता है कि सिंघानिया एंटरटेनमेंट कंपनी उसे अपनी बोर्ड पर स्पोकस पर्सन बनाना चाहती थी। और उन्होंने पूछा तो लेकिन मिस्टर सिंघानिया ने मना कर दिया और मुझे उसके पीछे का कारण नहीं पता है, मैनेजर बोली। और तभी अचानक उसने अपने सर पर मरते हुए कहा, यह बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि जो स्क्रिप्ट में तुम्हारे लिए लेकर आई थी वह डायरेक्टर समीर ही है और वह अनाहिता को ही इसमें फीमेल लीड बनाना चाहते हैं।
लेकिन लगता है कि उसने वह रिजेक्ट कर दिया है ऑफर। वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना कैरियर आगे नहीं बढ़ाना चाहती। कहाँ है स्क्रिप्ट? अर्णव ने बेचैन होकर कहा, जिसे सुनकर वह मैनेजर हैरान हो गई और बोली, क्या तुम अब स्क्रिप्ट देखना चाहते हो? अर्णव ने हाँ में सर हिलाया और कहा, यस ऑफ कोर्स, और मैं डायरेक्टर समीर की भी मदद करूंगा और अनाहिता को फीमेल लीड के लिए मनाने में। उसका वह चेहरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ही बना है और उसके आ जाने के बाद फिल्म पक्का ब्लॉकबस्टर होगी। मुझे स्क्रिप्ट दो, मैं सोच लेता हूँ। वह मैनेजर अभी भी कंफ्यूज थी, मगर उसने अपने स्क्रिप्ट अर्णव को दे दी। अर्णव ने एक बार में पढ़ लिया। मैनेजर को नहीं पता था कि अचानक से अर्णव के बिहेवियर में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, लेकिन यह अच्छी बात थी, इसलिए वह खुश थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या था, बस वह काम करना चाहता है, यही अच्छी बात है। जल्दी ही रात हो गई और हिमेश मल्होत्रा फाइनली अपने गांव पहुंच चुका था। उसने अपनी पीठ को सहलाया है, जो इतनी देर से बैठे रहने के कारण दर्द कर रही थी, और काफी सख्त एक्सप्रेशन के साथ अपनी मां की अस्थियां लेकर गाड़ी से उतर गया। सब में यह खबर फैला दो। हिमेश मल्होत्रा ने अपने आदमी से कहा कि मेरी मां का अंतिम संस्कार की पूजा है 2 दिनों में, और सारे के सारे गांव वाले इनवाइटेड है। जी सर, उसके आदमी ने कहा और काम के लिए निकल गया। हिमेश मल्होत्रा ने अपनी आंखें बंद की और ताज़ी हवा की को एक गहरी सांस लेकर अंदर खींची। मुंबई से यहाँ के हवा बहुत ही ताज़ी और फ्रेश थी। जब हिमेश मल्होत्रा ने अपनी आंखें खोली तो उसे अनीता दिखाई दी, जो गाड़ी से बॉडीगार्ड बाहर लेकर आ रहे थे। अनीता बहुत तेज तेज जरूर रो रही थी और छूटने की कोशिश कर रही थी पूरे रास्ते पर, जिसकी वजह से वह पूरी तरह थकी हुई थी और खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसे देखते ही हिमेश मल्होत्रा के एक्सप्रेशन खराब हो गए। उसने अपने दांत भिजते हुए उसने अपनी बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया, इसे गायों के तबेले में ले जाकर फेंक दो और इस पर नजर बनाकर रखना और पूरी तरह एहतियात बरतना कि वहां से बाहर ना निकल पाए। जी सर, बॉडीगार्ड ने जवाब दिया और वह अनीता को घसीट कर ले गए। अनीता को सब कुछ रियलाइज हुआ और उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई और वह चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जो तुम लोग कर रहे हो वह गलत है। क्या तुम्हें समझ में आता है? यह कोई मुंबई शहर नहीं है, यह मेरा गांव है, यहाँ रूल्स मैं बनाता हूँ। क्या तुम लोग नौकरी से निकलना जाने का इंतजार कर रहे हो? फेंको उसे वहां। यस सर, बॉडीगार्ड ने कहा। अनीता के चीखों और स्ट्रगल को इग्नोर करते हुए बॉडीगार्ड्स ने अनीता को उसे बदबू आते हुए गायों के तबेले में फेंक दिया, जहां मच्छर, कॉकरोच और चूहे भरे पड़े थे। वहां जाते ही अनीता बहुत जोर चिल्लाई और जैसे ही उसे मुंह खोला उसके अंदर मक्खी चली गई। थू, अनीता ने जल्दी थूक दिया। उसकी हालत को देखकर हिमेश मल्होत्रा का मूड थोड़ा अच्छा हो गया था कि उसका गांव था जहां कोई कानून लागू नहीं होता था, बस उसके पास पैसे होने चाहिए। एक बार उसकी मां का अंतिम संस्कार खत्म हो जाए तो जितने चाहे उतनी लड़कियों से शादी करेगा और जितने चाहे उतने बच्चे पैदा करेगा और अनीता हमेशा के लिए इसी तबेले में रहेगी। आगे खाने में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 277। हिमेश मल्होत्रा अनीता और विनोद को मार रहा है। अब तक आपने सुना कि अनाहिता की पियानो प्लेइंग और ट्रांसलेशन वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है, जिस पर सुपरस्टार अर्णव की भी नजर पड़ती है, और वहीं दूसरी तरफ हिमेश मल्होत्रा अपने गांव पहुंच चुका है। अब आगे। हिमेश मल्होत्रा अनीता की बुरी हालत देखकर बहुत खुश था। वह उस बदबूदार तबेले के पास से जाने ही वाला था, क्योंकि मल्होत्रा के आखिरी रिचुअल्स और पूजा की तैयारी करने के लिए। तभी एक बॉडीगार्ड उसके पास आते हुए कहा, सर, हम इस आदमी के साथ क्या करें? हिमेश मल्होत्रा ने उस बॉडीगार्ड की उंगली का इशारा की तरफ देखा तो उसे 2 बॉडीगार्ड्स विनोद को बाहर घसीट कर लेकर आते हुए देखे। हिमेश मल्होत्रा ने मल्होत्रा मेंशन की बहुत सारे हाउसकीपर्स को नौकरी से निकाल दिया था, मगर बॉडीगार्ड्स अपने साथ ही रखे थे। वह अपने इन सारे बॉडीगार्ड को यहाँ वापस अपने साथ लेकर आना चाहता था, ताकि वह लोगों को यह दिखा सके कि वह कितना अमीर और ताकतवर है। विनोद पूरे रास्ते गाड़ी में शांति से नहीं बैठा था और उसने कई बार भागने की कोशिश की थी। बॉडीगार्ड को डर था कि वह ड्राइवर को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए उन्होंने विनोद को बेहोश कर दिया था। विनोद को होश जब तब आया जब बॉडीगार्ड से घसीटते हुए गाड़ी से बाहर लेकर आ रहे थे। उसके हाथ पर एक बड़ा सा कटा निशान था, जो बॉडीगार्ड की वजह से ही लगा था, जो देखने में काफी डरावना लग रहा था, लेकिन बॉडीगार्ड्स को उसके बहते हुए खून या चोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
वह लोग घसीटते हुए उसे हिमेश मल्होत्रा के पास लेकर आए तो हिमेश मल्होत्रा ने उसे बहुत तेज किक मारी जिससे विनोद का बैलेंस बिगड़ गया और वह घुटनों के बल हिमेश मंत्र का सामने गिर गया। अगर उसे चोट पहुंचती उसे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि अनीता को उस तबेले में बंद कर रखा गया है तो वह छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगा और चिल्लाने लगा, हिमेश मल्होत्रा आओ और लड़ो मुझसे, अनीता को छोड़ दो। तुम किस तरह के आदमी हो जो एक औरत के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? विनोद चिल्ला रहा था। उसकी बात सुनकर अपने सामने देखते हुए हिमेश मल्होत्रा की आंखों में एक अजीब सी खतरनाक चमक दिखाई दिया और उसने हंसते हुए कहा, डोंटी वरी, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। अब जब तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो तो मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि जो तुम दोनों को अलग कर दूंगा। हिमेश मल्होत्रा इतना कहकर रुक और फिर गायों की तबले के बगल में जो मुर्गियों के लिए गुप्त बनाया गया था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे उस जगह पर ले जाकर बंद हो और मुझे एक डंडा लाकर दो। बॉडीगार्ड ने तुरंत उसकी बात मानी और उसे एक डंडा लाकर दिया। वह डंडा के आसपास पड़ा हुआ था जिसमें अभी भी गोबर लगा हुआ था और उसे बदबू आ रही थी। हिमेश मल्होत्रा ने ग्लव्स पहने और उसे डंडे को पकड़कर विनोद की तरफ गया जिसे बांध कर रखा गया था। हिमेश मल्होत्रा ने तुरंत जाकर उस डंडे से तेजी से विनोद को मारा। उसे डंडे से पड़ते ही में जो उस पर जो किले लगी हुई थी उससे विनोद की शर्ट फट गई और उसके स्किन भी निकल गई और खून बहने लगा। विनोद बहुत बुरी तरह चिल्लाया और उसके माथे से पसीना बहाने लगा। वह शांत होता उसे पहले ही दूसरी बार फिर से वह डंडा उसके पेट पर पड़ा, जल्दी ही तीसरी बार और चौथी बार भी। 10 बार इस डंडे से बुरी तरह करने के बाद हिमेश मल्होत्रा शांत हुआ। तब तक विनोद की पूरी पीठ से खून निकलने लगा था, उसके माथे पर पसीना था और वह इतनी दर्द में था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। हिमेश मल्होत्रा ने वह डंडा साइड में फेंका और कहा, आज से अभी से मैं तुम दोनों को 10 बार रोज इसी तरह मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। नहीं रुको, जब तुम मर जाओगे उसके बाद भी मैं तुम्हें रोज इसी तरह डंडे से मारूंगा जब तक तुम्हारी डेड बॉडी खत्म नहीं हो जाती। हिमेश मल्होत्रा ने। विनोद ने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, तुम क्राइम कर रहे हो। यह सुनकर हिमेश मल्होत्रा को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह हंसते हुए बोला, यह मेरी जगह है और यहाँ कानून से बड़ा मैं हूँ। इतना कहने के बाद वह अपनी बॉडीगार्ड की तरफ मुड़ा और वार्निंग देते हुए बोला, ठीक से देख लो, यही होगा जो मेरी वाइफ के साथ सोओगे। बॉडीगार्ड ने अपनी सांसें रोक ली। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि हिमेश मल्होत्रा गुस्से में हो तो कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना डरावना होगा और उन्होंने अभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वह 20 सालों तक उसके लिए काम करेंगे और उसके अलावा उनकी सैलरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन बॉडीगार्ड को अनीता और विनोद के लिए जरा सा भी बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा था। विनोद की वह हालत देखकर अनीता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मुंह से एक आवाज भी निकाल सके। कॉकरोच और चूहे उसके पैरों के पास से गुजर रहे थे मगर फिर भी वह नहीं कुछ बोली। हिमेश मल्होत्रा सचमुच डरना है। वही ठीक उसी वक्त सारिका और रितेश गायों के तबेले से थोड़ी दूरी पर झाड़ियां में छुपे हुए थे। अभी अभी जो हुआ वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। रितेश ने नर्वस होकर थूक अंदर निकला। उसने सारिका को देखा जो एकदम शांति से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और वह उसे बहुत एडमायरे करने लगा। उसकी टीचर बहुत कमाल की है। उसने इतने डरावने सीन को देखकर भी पलक नहीं झपकाई। जब सारिका ने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली तो उसने वह वीडियो भेज दिया और फिर उसने रितेश को इशारा किया और वह लोग बिना आवाज के वहां से निकल गए। हिमेश मल्होत्रा और गार्ड से बहुत दूरी पर आ जाने के बाद रितेश में इतनी हिम्मत आई कि वह बोल पाए और उसने पूछा, सारिका दी, क्या आपको कुछ भी फील नहीं हुआ? मुझे तो देखकर ही अब खुद दर्द महसूस होने लगा था। तभी सारिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, मंचूरियनस में जिन लोगों से हम मिले थे और जो इंस्टेंट हमने देखे थे वह इससे भी ज्यादा ब्रूटल थे। बस बात यह है कि उसे वक्त तुम बहुत ही यंग थे और हम तीनों तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए तुम्हें ज्यादा कुछ याद नहीं है। ऑल राइट, रितेश ने रिग्रेटफुल लोग के साथ कहा। जब भी उसे अपने 2 साथियों का ख्याल आता है जो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों दिखाई देने लगता। ठीक उसी वक्त सारिका ने अपनी उंगली रितेश के सर पर मारकर कहा, इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है। मैम ने हमें इन्फॉर्मेशन भेज दी है उस इंसान की जिससे हमें मिलना है, चलो चलते हैं। रितेश जल्दी से उसे कैसे करने से होश में आया और हाँ में सर हिलाते हुए बोला, ओके। वहीं मुंबई में रुद्राक्ष के अभी अभी मीटिंग खत्म हुई थी।
उसने अपना फ़ोन मीटिंग के बाद उठाया तो सारिका का भेजा हुआ वीडियो उसे मिला जो वह अनाहिता को भेजने वाला था, लेकिन सेंड प्रेस करने से पहले ही वह रुक गया। इस तरह का घटिया सीन अनाहू ना ही देख तो अच्छा होगा। यह सोचकर उसने वीडियो ना भेजकर अनाहिता को सिचुएशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके मैसेज किया। अनाहिता मैपल मेंशन के रास्ते में ही थी जब उसने रुद्राक्ष का भेजा हुआ मैसेज देखा और पूरा मैसेज पढ़ने के बाद वह इमेजिन करने लगी कि हिमेश मल्होत्रा अनीता और विनोद को कैसे मार रहा होगा, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। इससे पहले अनाहिता इस बात को लेकर परेशान थी कि वह अनीता और विनोद को कैसे सिर्फ सिखाएं, लेकिन लगता है कि अब उसे कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हिमेश मल्होत्रा उन दोनों को एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाएगा और उसके अलावा वह इस सीन का फायदा उठा सकती है जिससे वह दोनों खुद एक दूसरे के खिलाफ होगा। अनाहिता ने मैसेज भेजा, क्या तुम्हारे पास इसका वीडियो है? उसका मैसेज देखकर रुद्राक्ष को सेकंड के लिए शांत हो गया और फिर उसने उन्हें अनाहिता को वह वीडियो भेज दिया। अनाहिता बहुत ही ध्यान से वह वीडियो देख रही थी जैसे वह कोई अच्छी मूवी हो। वह इतनी ध्यान से उस वीडियो को देख रही थी कि टैक्सी का ड्राइवर भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, आप इतने ध्यान से क्या देख रही है? उसका सवाल सुनकर अनाहिता होश में आई और उसने अपना फ़ोन रखते हुए ना में सर मिलकर कहा, कुछ नहीं, क्या आप प्लीज़ मुझे मुंबई के फ्लावर गार्डन वाले सिमेट्री में ले चलेंगे? शयोर थोड़ी देर की ट्रैफिक के बाद टैक्सी ड्राइवर तेजी से गाड़ी चलाकर उसे फ्लावर गार्डन सिमेट्री ले जाने लगा। अनाहिता सिमेट्री के अंदर गई तो उसे सबसे पहले मायरा की कब्र दिखाई दी और ठीक उसके बाद ही इत्तेफाक से वह शनाया की कब्र के पास से भी होकर गुजरी। शनाया की स्कूल की फ़ोटो उसे खबर पर लगाई हुई थी और पिक्चर से भी उसके एरोगेंस को महसूस किया जा सकता था। भले ही यह जिंदा होने पर वह कितनी भी एरोगेंट क्यों न थी, मगर अब वह करने के बाद राख बन चुकी थी। मायरा और शनाया दोनों ही जिंदा रहते हुए क्लोज फ्रेंड्स थे और अब उनकी खबरें भी एक दूसरे के बगल में है। वह मौत के बाद भी दोस्त है। अनाहिता आगे बढ़ती रही और फाइनली वह अपनी मॉम सीता जी की कब्र पर पहुंची। माँ, अनाहिता उनकी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गई और लाल आंखों के साथ उसने कहा, मैं यहाँ आज आपसे मिलने आई हूँ। सीता जी के कब्र पर उनकी वह फोटो लगाई गई थी जिसमें 30 साल की उम्र की थी और उनका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल पहले की तरह ही था। वह उनकी जिंदगी का एक अच्छा पल था जब लोग अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसकी माँ के पास यह मौका नहीं था। उसके बाद अनाहिता ने अपने आंसू पोंछे आंखों से और अपने फ़ोन पर वह वीडियो सीता जी की कब्र के सामने ऐसे रखा जैसे वह उसे देख सकती हो और मुस्कुराकर बोली, आप देख सकती हैं मॉम, मैंने आपका बदला ले लिया है। अनीता जिसने आपको मारा था उसे हिमेश मल्होत्रा ने गायों के तबेले में बंद कर दिया है। वह एक जानवर से भी बदतर जिंदगी जिएगी और जहां तक बात रही बात हिमेश मल्होत्रा की, मैं उसे जल्दी ही सबक सिखाऊंगी। यह सब बातें करते वक्त अनाहिता की आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट थी और आखिर में वह उनकी कब्र के ऊपर ही अपना सर रखकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही हल्की हल्की बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें अनाहिता के चेहरे पर गिरने लगी और कोई अगर दूर से देखा है तो वह यह पता नहीं लगा पाता कि अनाहिता के चेहरे पर आंसू है या बारिश के बूंदें, लेकिन बारिश से अनाहिता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह वहीं जमीन पर घुटनों के बाल बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद अनाहिता को ऐसा फील हुआ जैसे बारिश रुक चुकी है। जब अनाहिता ने अपना सर उठाकर देखा तो उसकी नजरें काली गहरी आंखों से मिली। वह रुद्राक्ष था। रुद्राक्ष को देखते ही अनाहिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? अनाहिता ने तो किसी को नहीं बताया था कि वह यहाँ आ रही है। रुद्राक्ष ने उसे खड़ा होने में मदद की और जवाब दिया, क्या तुम्हें भरोसा होगा अगर मैं कहूँ कि हमारा दिल जुड़ चुके हैं तो? यह सुनकर अनाहिता की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। बेवकूफ लड़की, एक हाथ से छाता पकड़कर दूसरे हाथ से रुद्राक्ष ने उसके आंसू पोंछकर जेटली कहा, तुम अपनी मॉम के सामने इस तरह रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम इतनी बड़े होने के बाद भी हमारी मॉम के सामने रोयोगी तो उन्हें बुरा लगेगा? हमारी मॉम? रुद्राक्ष के मुंह से यह बात सुनते ही अनाहिता तुरंत उसके गले लग गई। रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने एक हाथ से टाइट लिया अनाहिता को गले लगा लिया। आखिर में अनाहिता को बिल्कुल याद नहीं था कि वह मैपल मेंशन कैसे लौट कर आई, क्योंकि वह रुद्राक्ष के गले लगी हुई ही बेहोश हो गई थी और अगली सुबह जब उसे होश आया तो वह मैपल मेंशन में ही थी।
वह बेड पर उठकर कुछ सेकंड बैठी और कल क्या हुआ इस बारे में सोचने लगी, लेकिन जब थोड़ी देर बाद अनाहिता इन सब से बाहर आई तो वह उसे हैरानी तब हुई तो उसे पता चला कि वह अपने रूम में नहीं है। जैसे ही अनाहिता बेड से नीचे उतरने वाली थी, दरवाज़ा खुला और रुद्राक्ष अपने हाथ में कप लेकर अंदर आते हुए दिखाई दिया। तुम उठ गई? रुद्राक्ष ने पूछा और अनीता की तरफ जाकर आगे बोला, चलो थोड़ा सा कॉफ़ी पी लो। अनाहिता ने चुपचाप वह कॉफ़ी पी। तभी रुद्राक्ष आगे बोला, मैंने कुछ दिनों की छुट्टी के लिए तुम्हारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है। सारिका और रितेश के काम में थोड़ी प्रोग्रेस हो गई है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम कॉलेज नहीं जा पाओगी आज के लिए। यह सुनते ही अनाहिता की आंखों में चमक आ गई और उसने पूछा, क्या प्रोग्रेस हुई है? डेविल स्माइल के साथ रुद्राक्ष ने रिप्लाई दिया, उस बेवकूफ़ हिमेश मल्होत्रा ने वापस जाकर अपने पैसे का दिखावा करना शुरू कर दिया है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसकी माँ कैसे वहाँ के गांव वालों को फाइनेंशियली बहुत परेशान कर रही थी। वह सारे गांव वाले जो उनकी तानाशाही से परेशान थे और वह सब के सब तुम्हारी साइड पर आकर खड़े हो गए हैं। जो प्लान तुम कर रही थी वह जल्दी ही पूरा होने वाला है था। अनाहिता यह सुनकर शॉक हो गई और अगले ही सेकंड उसे ख्याल आया कि सब कुछ उसकी उम्मीदों के मुताबिक हो रहा है। हिमेश मल्होत्रा सच में बहुत चालाक था, लेकिन थोड़ी वक्त में ही हिमेश मल्होत्रा अपना टेम्परामेंट दिखने लगेगा और अनीता और कैकेयी मल्होत्रा के अपने साथ न होने पर वह अपने पैसों का रौब सबको दिखाएगा। ठीक उसी वक्त यह सब सोचकर अनाहिता ने एक सख्त डिसीजन लेते हुए कहा, मैं जा रही हूँ हिमेश मल्होत्रा के गाँव। अनाहिता के ऐसे डिसीजन से रुद्राक्ष बिल्कुल हैरान नहीं हुआ और उसने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया, बिल्कुल, नाश्ता करने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसकी बात सुनकर अनाहिता कुछ देर के लिए चुप रही और फिर उसने जवाब दिया, तुम्हारी कंपनी में बहुत सारे काम होंगे ना? क्या तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा? उसके सवाल पर रुद्राक्ष ने ना में सर हिलाया और कहा, अगर मुझे सब कुछ पर्सनली ही संभालना होता तो मैं इतनी सारी सैलरी देकर इतनी सारी एम्प्लॉइज को क्यों हायर किया होता है। इतना कहने के बाद रुद्राक्ष ने अनाहिता ने फोरहेड पर किस किया और आगे बोला, ऑलराइट, चिंता करना बंद करो, इस वक्त हमें हिमेश मल्होत्रा को सबक सिखाने पर ध्यान देना चाहिए। अनाहिता ने हमें सर हिलाया और रुद्राक्ष के साथ हिमेश मल्होत्रा के गांव जाने के लिए मान गई। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता का ट्रांसलेशन वीडियो और उसके पियानो बजाने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। आरुष, जिसे अपने ही घर में बंद कर दिया गया था, जब उसने वह सारी वीडियो इंटरनेट पर देखी तो उसकी आंखों में एक्साइटमेंट दिखाई देने लगी। उसकी लिटिल किटी सचमुच एक्सपेक्टेशनल है, वह पियानो भी बजा सकती है और इस रिलेशन में इतना अच्छा ट्रांसलेशन भी कर सकती है। इसका मतलब उन दोनों के बीच में कोई ट्रांसलेशन बैरियर नहीं होगा, वह लोग एक ही लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। हाँ, आरुष, मैंने वह नेकलेस पहना है जो तुमने मुझे कल दिया था, क्या लगता है तुम्हें क्या अच्छा दिख रहा है? एक खूबसूरत सी लड़की और उनकी तरफ आते हुए उसके पैरों पर बैठ गई। भले ही उस लड़की ने आरुष को नेकलेस देखने के लिए कहा था, मगर उसकी डीप नेक वाले गले की वजह से क्लीवेज दिखाई दे रहा था और उसे बहुत भरोसा था कि कोई भी आदमी उसे इस तरह देखकर खुद को कंट्रोल नहीं पाएगा। लेकिन अगले ही सेकंड जो हुआ उसे वह हैरान रह गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 278, इस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालो। अब तक आपने सुना कि अनीता को और विनोद को मारने वाला वीडियो अनाहिता ले जाकर अपनी मां की खबर पर दिखती है और फिर अगले दिन वह रुद्राक्ष के साथ हिमेश मल्होत्रा के गांव के लिए निकल जाती है। अब आगे वह लड़की अपनी क्लीवेज दिख रही थी आरुष को, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसे इस तरह कोई भी देखकर लड़का अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगले ही सेकंड, दूर हो जाओ मुझसे, आरुष ने उसे लड़की को जो उसकी तरफ झुकी हुई थी उसे डिस्कस में पीछे धक्का दे दिया। पैनिक में उसे लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे नहीं पता था कि उसने क्या गलत किया है। तुरंत ही वह मूडी और मेंशन के बाहर चली गई। क्लिक। जैसे ही आरुष ने मेंशन के दरवाजे से बाहर कदम रखा उसे गन लोड होने की आवाज सुनाई दी और उसने तुरंत पीछे मुड़कर आवाज के डायरेक्शन में देखा तो वहां पर एक बॉडीगार्ड खड़ा था जो उसकी तरफ गन ताने हुए था और उसने अपनी ब्यूटीफुल ब्लू आईज छोटी कर ली। उसकी आंखों में एक गोल्ड लुक था। वह इतना शार्प नजरों से उसे देख रहा था जैसे वह अपनी आंखों से ही बॉडीगार्ड को जला देगा।
लेकिन वह बॉडीगार्ड भी बहुत अच्छे से ट्रेन था और उसकी कोल्ड नज़रों को भी अपने आप को और महसूस करके वह बिल्कुल शांत था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसने एक रोबोट की तरह बोलना शुरू किया, माफ़ कीजिएगा आरुष सर, मगर बड़े सर ने कहा है कि आप मेंशन से बाहर नहीं जा सकते। इतने दिनों में आरुष को बॉडीगार्ड्स ने कई बार रोका था, अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसने कहा, अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो क्या कर लोगे तुम? तो फिर मैं बड़े सर की आर्डर फॉलो करूंगा और फोर्स इस्तेमाल लिया रहने के लिए मजबूर किया जाएगा आपको, बॉडीगार्ड ने जवाब दिया। यह सुनकर आरुष बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं यहाँ से जाकर ही रहूंगा। इतना कहने के बाद उसने 2 कदम आगे लिए, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के बाहर पहुंच एक बहुत ही तेज गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। गन शॉट की आवाज़ सुनते ही और उसने बहुत तेज़ी से अपनी बॉडी को रिफ्लेक्स की मदद से घुमाया। उसकी मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज थी। उसके साइड हटते ही अगले सेकंड एक दरवाजे पर बहुत बड़ा हॉल दिखाई दिया। अपनी भौहों आपस में सिकुड़कर आरुष ने उस हॉल को देखने लगा। अगर वह अभी अभी आपने रिएक्शन की वजह से स्पीड में नहीं घूमता तो यह गोली जाकर सीधे उसके चेस्ट पर लगती। क्या तुम पागल हो गए हो? उसने पीछे मुड़कर बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम किस पर गोली चल रहे हो? फिर से उसे बॉडीगार्ड ने एक रोबोट की तरह जवाब दिया, बड़े सर ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जब तक उनका काम खत्म नहीं हो जाता उसे ड्यूक के साथ, तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। हम आपको यहाँ से बाहर नहीं निकलने दे सकते, इसके लिए हमें आपको मारना ही क्यों ना पड़े। इसलिए प्लीज सर अंदर चले जाइए। तुम आरुष इतने गुस्से में था कि वह कांपने लगा। अचानक से वह बॉडीगार्ड अपनी जब होगा पर जम गया और उसने धीरे धीरे अपनी घर नीचे कर दी। उसने पीछे मुड़ा और अपने पीछे खड़े एक मिडिल एज इंसान को देखकर काफी रिस्पेक्टफुली कहा, बड़े सर। तो सारे बॉडीगार्ड से भी एक साथ चिल्लाए, महाराज की जय हो। आरुष ने अपनी आंखें शौक में ऊपर उठाकर देखा तो उसे एरोगेंट लुक दिया। अपने डैड अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। भले ही उसके डैड अब यंग नहीं देखे थे, उसके फेसियल फीचर्स अभी भी काफी शार्प थे और उनका ऑरा बिल्कुल एक मैच्योर आदमी की तरह था। आरुष ने अपनी नज़र नीचे कर ली और उनकी तरफ देखकर इज्जत से झुकते हुए कहा, पिता महाराज। भले ही उसे अपने डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा था मगर उसे उनसे डर भी बहुत लगता था। आरुष के डैड अमरजीत ने अपने हाथ की वह डॉक्यूमेंट बिना कुछ कहे और उसको दिए, जिसे देखकर आरुष ने तुरंत वह डॉक्यूमेंट ले लिए। क्या है यह? तुम मेंशन से जाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो मैं तुम्हें वह मौका देता हूँ। इस लड़की का पता लगाओ मेरे लिए जो जिसकी डिटेल्स इन पेपर्स में है, अमरजीत ने शांति से कहा। जब आरुष को लगा कि उसे फाइनली यहाँ से बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो उसने तुरंत डॉक्यूमेंट खोलकर देखें तो उसे पहले ही पेज पर अनाहिता की फोटो दिखाई दी। पता नहीं क्यों उसे आरुष जब भी अनाहिता का चेहरा देखा था उसे लगता था कि वह उसकी कोई करीबी है। शायद यही किस्मत है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसके डैड अनाहिता क्यों ढूंढ रहे हैं। उसने अपने डैड की तरफ कंफ्यूज नज़रों से देखा और पूछा, डैड आप इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाना चाहते हैं? क्या यह शिप पर जो एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से? उसकी बात सुनकर अमरजीत की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कंफ्यूजन में पूछा, कौन सा एक्सप्लोजन? यह सुनकर आरुष और हैरान हो गया और उसने कहा, अगर आपको नहीं पता है उस शिप पर हुए एक्सप्लोजन के बारे में तो आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों करनी है? तुम्हें वह जानने की जरूरत नहीं है। अमरजीत ने अपनी आंखों इम्पेशेंटली इधर-उधर घुमाई और कहा, इसे ढूंढने के बाद किसी तरह इसका डीएनए लेने के लिए कोशिश करना और जिस आदमी का नाम पिछले वाले पेज में है उसका भी डीएनए किसी तरह ले लेना। जितना हो सके उतना इस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालो, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। भले ही आरुष के मन में बहुत सारे सवाल थे लेकिन उसने उन सवालों को अपने तक ही खाने का फैसला किया क्योंकि उसे फाइनली इस मेंशन से बाहर जाने का मौका मिल रहा था। इसलिए उसने वह टास्क ले लिया और अपने डैड को जाता हुआ देखता रहा। लेकिन आखिर में जब उसके अपनी इमोशन पर से कंट्रोल छूट गया तो उसने अमरजीत की तरफ जाकर दौड़ते हुए पूछा, डैड मॉम ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे बताया था कि उन्होंने कुछ नई डिशेस बनाने सीखी है, क्या आप जाकर ट्राई करना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, अमरजीत ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया और अपने कदमों की चाल को तेज किया और वहां से चले गए। आरुष की नज़रें डार्क हो गई। उनके देश का हर एक सिटीजन कहता था कि उसके डैड अमरजीत बहुत ही अच्छे लीडर है और वह एक रिस्पॉन्सिबल फादर भी थे। वह उसके हर एक बर्थडे पार्टी में उसके साथ होते थे, उसे अच्छे से पढ़ते थे और जो भी उसे चाहिए वह उसे मिल जाता था। लेकिन उसके डैड कभी एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए। आरुष को हमेशा अपनी माँ के लिए बुरा लगता था।
उसकी बेचारी माँ उसके डैड से पूरे दिल से प्यार करती है, मगर उसके डैड ने कभी मुड़कर उसकी माँ की तरफ देखा भी नहीं। भले नज़रों में भले ही अपने डैड की बहुत रेस्पेक्ट थी, मगर वह इस बात के लिए अपने डैड से नफरत भी करता था। उसके फादर इतने कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकते हैं? उसकी मॉम और उसके डैड की शादी को कितने साल हो गए हैं, लेकिन वह उसकी मॉम से कभी मिलने तक नहीं जाते। आरुष ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिल में कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस उमड़ने लगे। आरुष सर, अचानक से एक बॉडीगार्ड ने उसके पास आते हुए कहा, मैंने सारे बॉडीगार्ड को यहाँ से जाने के लिए कह दिया है, अब आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। यह सुनते ही आरुष ने अपनी आंखें खोली और एक तेज पांच उसे बॉडीगार्ड के चेहरे पर मारा, लेकिन उसके बॉडीगार्ड को देखकर नहीं लगा कि उसे कोई भी दर्द महसूस हुआ हो। जो बॉडीगार्ड्स और उसके ऊपर नजर रखे हुए थे वह अमरजीत के पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे। वह लोग जब यंग थे तभी से यही उन्हें एक बहुत ही स्पेशल और कड़ी ट्रेनिंग दी गई है, और उनके दर्द बर्दाश्त करने की ताकत आम लोगों से 100 गुना ज्यादा हो चुकी है। जैसा कि उम्मीद थी, उस बॉडीगार्ड ने अपनी नाक से बहते हुए खून को कैजुअली पोंछ लिया और रिस्पेक्टफुली आरुष के सामने सर झुकाने के बाद वहां से चला गया। डैम इट, आरुष को और फ्रस्ट्रेशन होने लगा क्योंकि उसका पंच उस बॉडीगार्ड पर कोई असर ही नहीं दिखा पाया, लेकिन तुरंत ही उसका मूड अच्छा हो गया क्योंकि उसे यह रियलाइज हो गया था कि वापस उसे अपनी आज़ादी मिल गई है। एक हेलीकॉप्टर तैयार करो और एक नई आइडेंटिटी भी, मैं इंडिया जा रहा हूँ, आरुष ने ऑर्डर दिया। मेरा इंतजार करो, मैरी किटेन में आ रहा हूँ। वही इंडिया में अनाहिता रास्ते में थी हिमेश मल्होत्रा के गांव जाने के। अचानक से वह हल्का सा छिकी। क्या तुम ठीक हो? रुद्राक्ष ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा। क्या एसी का टेम्परेचर काफी लो है? अनाहिता कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष ड्राइवर को ऑर्डर दिया, कंडीशन का टेम्परेचर सेट करो। नहीं नहीं, वह ठीक है, और उसके अलावा उसके दिल में एक अजीब सी गलत फीलिंग उमड़ रही थी कि कुछ तो होने वाला है, लेकिन उसने यह बात रुद्राक्ष को नहीं बताई क्योंकि यह सिर्फ उसका इन्ट्यूशन था। नहीं, वह कुछ नहीं हुआ है। यह सुनकर रुद्राक्ष ने रिलीज फिल किया और अपना कोट निकालकर अनाहिता के पैरों को रखते हुए बोला, भले ही बाहर का मौसम गर्म है, लेकिन तुम्हें इस तरह शॉर्टकट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लड़कियों का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। और उसके अलावा वह नहीं चाहता था कि दूसरे लड़कों की नज़र उस पर जाए। अनाहिता खुद को रोक नहीं पाई और उसने मुस्कुराकर कहा, रुद्राक्ष, क्या तुम्हें पता है इस वक्त तुम कैसे दिख रहे हो? कैसे? मेरे पेरेंट्स की तरह। आफ्टर ऑल रुद्राक्ष उसकी हर एक बात पर उसे टोकता है और एक बच्चे की तरह उसका ख्याल रखना है। रुद्राक्ष ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा डैड बनने का कोई शौक नहीं है। अचानक से अपने एडॉप्टिव पेरेंट विलियम परिवार का ख्याल आते ही अनाहिता के नज़रें डार्क हो गई। उन्हें उनसे मिले हुए काफी महीने हो चुके थे और वह हिमेश मल्होत्रा के चलते उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाई थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष भी समझ गया कि उसे किसकी याद आ रही है, तो वह सॉफ्टली बोला, एक बार हम हिमेश मल्होत्रा और अनीता से डील कर ले, उसके बाद तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ लेकर आ सकती हो या फिर तुम उनके पास जा सकती हो। अनीता ने हमें सर हिलाया और अपना मूड ठीक करने की कोशिश करने लगी। कुछ घंटे बाद वह लोग फाइनली उस गांव में पहुंच गए जहां हिमेश मल्होत्रा था। सारिका, रितेश और अनाहिता का वह आदमी, वह लोग भी इसी गांव में थे। वह एक छोटा सा गांव था और किसी अनजान के आने से गांव वालों को ध्यान तुरंत उसे पर चला जाता था। जब अनाहिता का आदमी पहले पहले इस गांव में आया था तो हमेशा अपने आप को एक बिजनेसमैन और एक सर्वे इंस्पेक्टर बोलकर खुद की आइडेंटिटी छुपाता रहता था। जैसे ही वह लोग मिले, रितेश ने बोलना शुरू कर दिया, बोस, इस गांव की सिचुएशन बहुत ही खराब है और उसके अलावा यहाँ की घर हर वक्त गिरते रहते हैं, इसलिए अंदर रहने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह लोग बाहर टेंट बनाकर रहते हैं। इन घरों का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके हिसाब से वह किसी न किसी दिन किसी एक की जान तो जरूर लगा। अनाहिता का आदमी राम, जो वही रहता था, उसने नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसने पास्ट में कई लोगों की जान ले ली है, जितना मैं जानता हूँ। एक बूढ़ी औरत और उसकी 17-18 साल की बेटी इसी तरह घर गिरने की वजह से मारे गए थे। जब बाकी सारे गांव वाले कैकेयी मल्होत्रा से एक्सप्लेन मांगने गए तो उसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट गई, यह कहकर कि एक एक्सीडेंट था और उसने सिर्फ उन लोगों के अंतिम संस्कार के लिए थोड़े से पैसे दिए थे कंपनसेशन के तौर पर। यह सुनकर रितेश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह बोला, वह कितने खतरनाक और घटिया लोग हैं। अनाहिता ने राम की तरफ मुड़कर पूछा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम गांव वालों में कैकेयी मल्होत्रा की मौत की खबर फैला दो,
गांव वालों का यह सब सुनकर क्या रिएक्शन था? जब मैं यहाँ शुरू में आया था तो सिर्फ गांव के 30% लोगों ने ही उसे पिटीशन पर साइन किया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि कैकेयी मल्होत्रा इस दुनिया में मर गई है तो 60% से ज्यादा लोगों ने उसे पिटीशन पर साइन कर दिया। अनाहिता ने यह सुनकर ना में सर हिलाते हुए कहा, इतना काफी नहीं है, कम से कम हमें 80% गांव वालों के साइन चाहिए। तो फिर अब हम क्या करें? क्या फिर से मैं एक बिजनेसमैन को बंद कर उन्हें मनाने की कोशिश करो? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, अनाहिता ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। हिमेश मल्होत्रा ने मुंबई में अपनी मां का अंतिम संस्कार है या फिर उसकी आत्मा की शांति के लिए कोई पूजा नहीं की है, और जितनी उसकी पर्सनालिटी को मैं जानती हूँ वह एक ठीक ठाक बेटा था, और उसके अलावा उसे अपनी मां को लेकर काफी गिल्ट भी था, इसलिए वह यहाँ आने के बाद एक बड़ी और ज्यादा पैसे खर्च करके अच्छी अंतिम यात्रा अपनी मां के लिए अरेंज करेगा। मैं बस चाहती हूँ कि जब वक्त आए तो तुम आग में बस थोड़ा सा घी डाल देना। समझ गया। मैं तुम्हारे साथ कल गांव वालों के पास जाऊंगी और अपने साथ उस बच्चे अभय को भी लेकर आना, मुझे किसी चीज में उसकी मदद की जरूरत है। ऑल राइट। अनाहिता पूरी रात सो नहीं पाई। आखिर में जब उसे थोड़ी नींद आई और जब उसकी नींद खुली तो उसने नोटिस किया कि होटल के सामने रुद्राक्ष बेंच पर बैठकर स्मोकिंग कर रहा है। जैसे ही वह बेड से उठी और होटल के दरवाजे से बाहर रुद्राक्ष के पास आई, उसे तुरंत अपने हाथ की सिगरेट फेंक दी और जल्दी से दुआ हटाने के लिए इधर-उधर हाथ लाने लगा। क्या हुआ? क्या तुमने नींद नहीं आ रही है? रुद्राक्ष की टोन काफी जटिल थी। अनाहिता ने उसके बगल में बैठकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मैं हिमेश मल्होत्रा को अच्छे से जानती हूँ या नहीं। अगर उसने पूजा नहीं रखी तो फिर क्या होगा? क्या तुम्हारे पास अभी भी वह बच्चा अभय नहीं है? वह तो तुम्हारे बैकअप प्लान का हिस्सा है ना? उसकी बात सुनकर अनाहिता धीरे से हंसते हुए बोली, लगता है कि मैं तुमसे कभी कुछ नहीं सिखा सकती, मगर सच यह है कि मैं नहीं चाहती कि अमर इन सब में फंसे। शायद उसे मेरे प्लान की वजह से चोट पहुंच सकती है। तुम मुझसे इस बारे में कल पूछ सकती हो। अगर यह प्लान काम नहीं किया तो हम किसी और रास्ते के बारे में सोच लेंगे। डोंट वरी, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ओके। वह लोग थोड़ी देर और बातें करते रहे। जल्दी ही उन दोनों को नींद आने लगी तो अनाहिता ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, मैं जा रही हूँ सोने, तुम भी ज्यादा देर तक जागते मत रहना। ओके, रुद्राक्ष ने जवाब दिया और अनाहिता को जाते हुए देखा रहा, और उसके बाद उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और अपना काम जो वह कर रहा था वह करने लगा। सिंघानिया ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनियां आई थी और उसके अलावा रुद्राक्ष एक परफेक्शनिस्ट था, जिसकी वजह से वह अपना काम हमेशा खुद ही करना प्रेफर करता था। फाइनली रुद्राक्ष अपना काम खत्म करने के बाद बेडरूम में तब वापस गया जब लगभग सुबह होने वाली थी। अगले दिन प्लान के हिसाब से ही राम ने काम करना शुरू किया और खुद को बिजनेसमैन बनाकर अभय घर के सामने से होकर गुजर। इत्तेफाक से अभय भी इस वक्त कोयला इकट्ठा करके वापस आ रहा था। राम भैया। राम को देखते ही अभय के काले चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।